हूं विवेक सिंह, फ्यूचर आईआईटीएन पे आपका स्वागत है। तो आज बच्चों हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रल कैलकुलस। हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है। इंटीग्रल कैलकुलस हम लोग पढ़ेंगे। ये सेशन थोड़ा बड़ा होगा तो आप आराम से देखिएगा। हम पूरा मैराथन चलाएंगे इसमें, और इसमें हम क्या करेंगे, जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम डिस्कस करेंगे, और रिलेटेड क्वेश्चन जो 2021 फैब अटैम्प्ट में आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। बच्चों सबसे बड़ी बात ये है कि जो कैलकुलस है उसमें हमने देखा कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट है, और इंटीग्रल कैलकुलस से हर पेपर में लगभग 4 से 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आप भी उसको ज़रूर तैयार कर लें। और जो तीसरा सेक्शन है आपका, जिसमें फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी है, डिफरेंशियबिलिटी है, उसको इसके बाद डिस्कस कर देंगे। तो इस तरह से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो अब इसमें क्या क्या हमें जानना है इंटीग्रल कैलकुलस में, वो अगर बात करें तो इसमें हम लोगों को सबसे पहले इसके 4 चैप्टर्स हैं: इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन। इंडेफिनिट इंटीग्रेशन एकदम बेसिक चीज़ होती है। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं, बस इंडेफिनिट की लिमिट अप्लाई कर देते हैं। एरिया अंडर कर्व में डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम से हम लोग एरिया की वैल्यू और डायरेक्ट एरिया का रिजल्ट याद करते हैं। मैंने आपको एरिया का कंसेप्ट बता भी दिया है वैसे। और डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग क्या करते हैं कि ऐसी इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेजेंट हो, और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों प्रेजेंट हो, उसको कहते हैं हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो यहाँ पे हमें चारों सेक्शन को एक एक करके डील करना है। अब सवाल ये उठता है कि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो बेटा एक एक करके पढ़ भी सकते हैं एक एक करके, लेकिन उससे उतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। हम लोगों को क्या करना है, पहले क्वेश्चन से ये सीखना है कि क्या इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सबसे पहले हम लोग ये सीखते हैं कि इंटीग्रेशन इज रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब अगर f(x) को डिफरेंशिएट किए हो, gx मिला है, तो gx को इंटीग्रेट करोगे तो आपको f(x) मिल जाएगा। ये है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनीसन। और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, तो ये फैमिली ऑफ कर्व्स देता है, जहाँ पे किसी अगर वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें तो हर कर्व का जो फैमिली ऑफ कर्व्स होगा वहाँ पे टैंजेंट पैरेलल होगा। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू मैं बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपने 2x को इंटीग्रेट किया, तो इसको लिखेंगे x² + c, क्योंकि इसका डिफ्रेंशिएशन ये 2x है। तो x² + c में अगर आप c को चेंज करेंगे तो ये क्या होंगे, पैराबोलास होंगे, है ना, इस तरह के। और इनकी खास बात ये है कि अगर यहाँ पे हम टैंजेंट ड्रॉ करें तो ये टैंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जो मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, उसमें 3 होते हैं बेसिकली। एक होता है सब्स्टिट्यूशन, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा पूछा भी जाता है। फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और पार्शियल फ्रैक्शन। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या करते हैं कि अगर कुछ पार्ट को t मानिए तो समथिंग dx पार्ट dt में कन्वर्ट हो जाता है। सब्स्टिट्यूशन के जो मेन टाइप होते हैं वो f(gx) × g' होता है, जिसमें आप इसको अगर t मानेंगे इसको, तो ये आपका dt में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है ऊपर f' रहे, नीचे f(x) रहे, dx। तो आप अगर इसको t मानेंगे तो ऊपर dt हो जाएगा, तो ये dt होल डिवाइडेड बाई t फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ln(t) + c, और t की वैल्यू आप लिख सकते हैं ln(f(x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तीसरा इसमें होता है बच्चों कि अब इसी से रिलेटेड हम लोग tan x का फॉर्मूला, है ना, इसके जो फॉर्मूले हैं वो बेसिक तो हैं ही आपका। साइन इसका एक साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x का इंटीग्रेशन sin x, sec² का इंटीग्रेशन tan x, cosec² का इंटीग्रेशन माइनस cot x, sec x, tan x का इंटीग्रेशन sec x, माइनस cosec x, cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x। तो ये तो होते ही हैं। e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x, a⁻x का इंटीग्रेशन a⁻x/ln a, 1/x का इंटीग्रेशन ln(mod)x, और x⁻n का इंटीग्रेशन x⁻n+1/n+1। उसके बाद क्या होता है कि ये tan, cot, sec, cosec, इन चारों को याद रखते हैं। तो ये हो गया cot x। तो इसका होता है ln(sec x) लिख सकते हो, या माइनस टाइम्स ln(cos) लिख सकते हो।
इसको आप लिखोगे ln ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। पांचवा जैसे है इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स, ये आता है ln ऑफ सेक एक्स प्लस tan एक्स प्लस c। फिर छठा होता है अपन कोसेक एक्स। कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है बच्चों ln ऑफ कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, जिसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ln ऑफ tan ऑफ x/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है। उसके बाद आते हैं हम लोग, इसके बाद हम लोग स्पेशल इंटीग्रल्स पढ़ते हैं। स्पेशल इंटीग्रल में आपके 9 होते हैं टोटल। एक 1/x² माइनस a² होता है ना, इसका हम लोग जानते ही हैं 1/2a ln ऑफ x माइनस a अपॉन x प्लस a। दूसरा होता है 1/x² प्लस a², इसको हम लोग लिखते हैं 1/a tan इनवर्स x/a। और आप कह सकते हो कि 1/a² माइनस x² रहे dx, तो इसको लिखते हैं 1/2a ln ऑफ a प्लस x अपॉन a माइनस एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये आपके बेसिक चीज़ें हैं, है ना, इंटीग्रेशन की। अब इन सब के प्रूफ भी होते हैं। प्रूफ में क्या होता है बच्चों की, जैसे इसमें क्या होता है कि ln इसको डिफ्रेंशिएट करके भी कर सकते हो और सेक एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो, या साइन बाई कॉस लिख सकते हो और इसमें कॉस बाई साइन लिख सकते हो। इसमें सेक एक्स प्लस tan एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हो और इसमें कोसेक एक्स माइनस कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हो और ये वाला फॉर्म आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये आपके हैं। मेनली हमने कहा कि सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सब फॉर्मूले याद रखिएगा। अभी तो 3 हुए, अभी 3 और आएंगे। मैं एक एक करके आपको बताते जा रहा हूँ, है ना। आप भी इसको रिकॉल करते रहिए, और यही सब है आपके इंटीग्रेशन में, इसके अलावा और कुछ नहीं होता, है ना। इसके बाद आपको क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चंस की कोई कमी नहीं है। IIT JEE के ही इंस्पायर्ड क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, थोड़ा सा क्रिएट करके इधर उधर। अब मैं कह रहा था कि ये 1/√ऑफ a² माइनस x² आएगा, तो इसको लिखेंगे साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। उसके बाद आता है 1/√ऑफ x² प्लस a² हो, तो इसको लिखते हैं ln ऑफ x प्लस √ऑफ x² प्लस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। फिर आता है 1/√ऑफ x² माइनस a² dx, तो ln ऑफ x प्लस √ऑफ x² माइनस a² प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। ओके, तो ये आपके जो मेन है वो पार्ट है। उसके बाद क्या करना है, इसमें ध्यान रखना कि ये बस इसमें फ़र्क ये पड़ता है कि यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और यहाँ प्लस है तो ये प्लस, और इसमें कोई 1/a का फैक्टर नहीं रहता। इसके बाद आते हैं बाई पार्ट्स, हम लोग पढ़ते हैं बाई पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके 2 फंक्शंस होते हैं और 2 फंक्शन का प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना होता है। तो इसमें हम लोग एक को फर्स्ट फंक्शन और एक को सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। तो ये लिखते हैं फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाइड बाई इंटीग्रल ऑफ सेकंड, फिर दोनों का मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाई dx। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों, अगर हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को सिलेक्ट करने की बात करें तो आइलेट रूल का अकॉर्डिंगली हम लोग सेलेक्ट करते हैं। जो इसमें पहले आता है उसको आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट, और जो बाद में आता है उसको सेकंड। ये स्टैंड करता है, मैं लेट हो गया ये नहीं, आई इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल लॉगरिथमिक फंक्शन, ए अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। वैसे भी ये आइलेट रूल कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर ये काम ना करे तो हम लोग वो रूल लगाएंगे। हम लोग क्या करेंगे फिर, अगर ये काम नहीं करता है कभी भी, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि जो आसानी से इंटीग्रेट होता है उसको हम लोग सेकंड फंक्शन मानते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये v जो है ना, यहाँ पे इंटीग्रेशन किया गया, फिर इंटीग्रेशन का मल्टीप्लिकेशन, फिर इंटीग्रेशन किया गया, तो ये बेचारा जितना आसानी से इंटीग्रेट होगा उसको हम v मानेंगे, और डिफरेंशिएशन करना तो आपका लेफ्ट हैंड का खेल है। तो इससे इंस्पायर्ड आपके 2 क्लासिक इंटीग्रल्स आते हैं, और मल्टीप्लिकेशन जब हो फंक्शंस का तभी आप इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाना, अदरवाइज़ आपके पास एक पार्शियल फ्रैक्शंस का भी मौका रहता है ना। और हमने आपसे बार बार कहते हैं बच्चों की जो स्पेशल इंटीग्रल है उनकी फॉर्मूले याद रखिएगा। अब ये 2 क्लासिक इंटीग्रल्स होते हैं बच्चों, e की पावर x
एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। इसमें क्या करते हैं, एक पे बाई पार्ट्स लगाते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली कैंसिल होकर आंसर आ जाता है ई की पावर एक्स एफ एक्स प्लस सी। और एक होता है इसी से मिलता जुलता एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका x इंटू एफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी। तो ये 3 हैं और मतलब मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, और 3 ये भी हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो इसका लिखते हैं बच्चों x/2 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और ये अगर डिनोमिनेटर में रहे तो साइन इनवर्स के फॉर्म में आंसर लिखते हैं, साइन इनवर्स x/a प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। यहाँ पे सिमिलर कॉपी मार देते हैं, ln नहीं रहेगा यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2। और ये डिनोमिनेटर में रहता है तो ln ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखते। अब अगर यहाँ पे माइनस अगर लगाते हैं तो आप यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना और यहाँ माइनस लगा देना, मतलब ए स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर से रिप्लेस कर सकते हो। तो ये आपके स्पेशल इंटीग्रल और इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स हैं। मेनली क्या होता है, मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि जो सब्स्टिट्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपको कंसेप्ट याद होने चाहिए, है ना। जहाँ भी एफ एक्स एफ डैश एक्स दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन, क्या बोला, जहाँ भी एफ एक्स एफ डैश एक्स दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन, और एफ डैश एक्स न्यूमरेटर में होना चाहिए। कई बच्चे डिनोमिनेटर में भी लगा देते हैं। तो ये मैं कह रहा था दोस्तों कि जैसे ये इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, 1/a साइन स्क्वायर एक्स बी कॉस स्क्वायर एक्स प्लस सी साइन एक्स कॉस एक्स प्लस डी टाइप के, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। बाई कॉस स्क्वायर एक्स एंड पुट tan x इक्वल टू टी। क्लियर। दूसरा इसमें कंसेप्ट होता है कि अगर ये स्क्वायर ना हो के 1/a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी हो, तो इसमें हम लोग साइन एक्स की वैल्यू 2 tan x बाई 2 हाफ एंगल फार्मूला यूज़ करते हैं, 1/tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और कॉस एक्स की वैल्यू लिखते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स बाई 2। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा इसमें होता है इम्पोर्टेंट रोल कि आपको, हाँ एक ये होता है बच्चों कि पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए डी एक्स, और पी एक्स प्लस क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए, और पी एक्स प्लस क्यू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी आ जाए। तो आप क्या करना है ऐसे केसेस में, जो पी एक्स प्लस क्यू है इसको आप ए टाइम्स डिफ्रेंसीसन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बी लिख देना, जहाँ पे कैपिटल ए बी कोफिशिएंट कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल सकते हैं, और ये आसानी से आप कैलकुलेट कर लोगे। क्या होगा, ये ऑटोमेटिक इंटीग्रल जो वेल नोन इंटीग्रल्स हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएंगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, है ना। ये सब फॉर्मेट हैं जिसकी वैल्यू आपको याद रहेगी तो बेहतर है, नहीं याद रहेगी तभी भी बेहतर है। कैसे, तो क्वेश्चन छोड़ के आ जाइएगा और क्या कहें, है ना। तो और याद रहेगी तो अटैम्प्ट करेंगे। तो ये रहा आपका। अब इसमें बहुत सारे बच्चों क्वेश्चंस होता है, जैसे कि आपको f ऑफ साइन 2x दिया हो और यहाँ पे 2 टर्म होते हैं cos x प्लस साइन एक्स dx। तो इस तरह के केसेस में हम लोग sin x माइनस cos x को t मान लेते हैं ताकि इसको डिफ्रेंशिएट करें तो ये आ जाए। लेकिन अगर यही चीज़ f ऑफ साइन 2x रहे और ये cos x माइनस साइन x हो तो आप क्या करोगे, dx। तो इस तरह के केसेस में आप साइन एक्स माइनस कॉस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को t मानोगे और कहोगे कि सर साइन 2x का क्या होगा,
तो साइन 2x का बच्चों क्या होगा कि इसको जब स्क्वायर करेंगे ना तो साइन 2x का टर्म आ जाएगा, तो टी स्क्वायर के टर्म्स में ये आएगा और बाकी dt में कन्वर्ट हो जाएगा और वेल नोन फंक्शंस आपका अगेन बन जाएगा। क्या मैंने बोला? मैंने बोला कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx हो तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t मानना, और मैंने माइनस प्लस एडजस्ट कर लेंगे, और प्लस हो तो माइनस वाले को t मानेंगे, माइनस हो तो प्लस वाले को t मानेंगे, बस इतना है ना। तो इसको आप आराम से नोट करते रहिए, है ना, स्नैपशॉट लेते रहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसमें एक दो चीज़ हैं, जैसे पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होता है ना, कुछ स्पेशल इंटीग्रल और भी हैं जिनको हम एक एक करके आपको रिवाइज कराएंगे। तो आप लिखो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। तो पार्शियल फ्रैक्शंस बेसिकली बच्चों रेशनल फंक्शंस को स्प्लिट करने का तरीका होता है। अब रेशनल फंक्शंस क्या होते हैं? तो पी एक्स अपॉन क्यू एक्स, वेयर पी एक्स एंड क्यू एक्स आर पॉलिनोमियल्स एंड क्यू एक्स नॉट इक्वल टू 0। तो एक टर्म होता है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री कम है तो कहेंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, और अगर न्यूमरेटर ज़्यादा या उसके इक्वल है तो इम्प्रॉपर। हम लोग क्या करते हैं, हर प्रॉपर रेशनल फंक्शंस को पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक कर देते हैं। तो ये फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शंस, रेशनल फंक्शंस। तो इसमें क्या होता है बच्चों कि जैसे पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस, जैसे मान लीजिए कि क्वाड्रेटिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी रहे, ए नॉट इक्वल टू बी हो। दूसरा पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर हो। देखो पहले दोनों अलग अलग फैक्टर किया, दोनों को सेम कर दिया। तीसरा केस, अब कहोगे कि सर क्वाड्रेटिक तो हो गया, अब क्यूबिक पे चलते हैं। तो ऊपर क्वाड्रेटिक और नीचे क्यूबिक, एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी हो, जहाँ पे ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। फोर्थ ऐसा भी हो सकता है कि पी एक्स प्लस क्यू और इसमें एक रिपीटेड फैक्टर हो, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बी, ए नॉट इक्वल टू बी। और लास्ट ऐसा भी हो सकता है कि पी एक्स प्लस क्यू हो और आपका एक फैक्टर लीनियर और एक आपका ऐसा क्वाड्रेटिक है जिसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ये फर्दर फैक्टराइज नहीं हो सकता, इसका डी नेगेटिव है। तो ऐसे केसेस में जो पार्शियल फ्रैक्शंस के तरीके हैं वो अब हम लोग लर्न करेंगे। तो आपका ये फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन है और ये फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शंस। तो देखो बच्चों रूल ये होता है कि जब भी लीनियर हो, जैसे ये प्रॉपर रेशनल फंक्शंस हैं, तो ऊपर कांस्टेंट लिखेंगे और नीचे अगर क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर लीनियर लिखेंगे, नीचे क्यूबिक हो तो ऊपर क्वाड्रेटिक लिखेंगे। तो ये b अपॉन एक्स माइनस बी, यहाँ पे रिपीटेड फैक्टर है तो a अपॉन एक्स माइनस ए लिखेंगे और फिर b अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। यहाँ पे अगेन पहले कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देंगे, x अपॉन ए प्लस b अपॉन एक्स माइनस बी प्लस कैपिटल C अपॉन एक्स माइनस सी। ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट से मत कन्फ्यूज होना। यहाँ पे इन दोनों आइडियाज़ को एक्सटेंड कर देंगे, a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस C अपॉन एक्स माइनस बी। और यहाँ पे क्या करेंगे, a अपॉन ये पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर है बच्चों, तो ये a अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस सी। अगर हम नीचे मैंने बोला कि क्वाड्रेटिक रहेगा तो हम लोग यहाँ ऊपर लीनियर लिखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है, फॉर्म ऑफ रेशनल फंक्शन, फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस, है ना। और इसी से रिलेटेड आते हैं क्वेश्चंस, वैसे रेयर आते हैं क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होता है ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमारे सिलेबस में है तो हम तो पढ़ेंगे ही यार, कितना भी रेयरेस्ट हो, क्या पता यहीं आ जाए या इसका कोई कॉन्सेप्ट आ जाए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि रेशनल फंक्शंस मतलब पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल का रेशियोज़, प्रॉपर रेशनल फंक्शंस मतलब न्यूमरेटर की डिग्री कम, और ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन को ही ब्रेक करने का तरीका है। अब आप सोच रहे होंगे कि कैपिटल ABC के बारे में बेचारे कोई बताया नहीं। तो इनको जब इक्वल करेंगे बच्चों तो फिर क्या करते हैं, पूरे डिनोमिनेटर वाले LHS से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर कैपिटल ABC की वैल्यू बाई वैल्यू पुटिंग या कोफिशिएंट कंपेयर मेथड से निकाल लेते हैं। या तो आप कोई x की वैल्यू पुट कर दीजिए क्योंकि वो आइडेंटिटी है, या तो कोई x की वैल्यू पुट कर दीजिए आइडेंटिटी है, या दूसरा कोफिशिएंट कंपेयर करके कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ओके, तो अब आप लिखो
इसमें जैसे अब हम लोगों को क्या करना है, हमने आपको कहा भी था कि 90% ऑफ द क्वेश्चन इज़ बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशंस। हम लोग ही जेई के क्वेश्चंस करेंगे तो ऐसा देखिएगा बहुत रेयरेस्ट होगा कि सब्स्टिट्यूशन के अलावा पूछा जाएगा। ज़्यादातर सब्स्टिट्यूशन से ही पूछा जाता है क्योंकि उसमें क्रिएटिविटी होती है, क्रिएटिविटी। इस बेचारे के तो रूल फिक्स हैं, 5 में से आएगा हमको 1 कर लेंगे, लेकिन जो सब्स्टिट्यूशन है उसमें क्या आएगा, किसको टी मानना है, कैसे डी में कन्वर्ट होगा, ये हम लोगों को ABCD कुछ भी नहीं पता, तो वो प्रैक्टिस से आएगा बच्चों। अब आता है जैसे इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, x² - 1/x⁴ प्लस मान लीजिए 7x² + 1। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x² एंड पुट x + 1/x = t। अगर यहाँ पे आपका प्लस होता तो यहाँ पे हम लोग क्या करते, x - 1/x को t मानते और बाकी काम इजी हो जाता आपका और आपको कोई परेशानी होने की बात ही नहीं है। लास्ट इसमें जो फॉर्मेट आता है बच्चों वो आता है 1/, ये ax + b लीनियर रूट लीनियर px + q, दूसरा बाहर क्वाड्रेटिक ax² + bx + c मल्टीप्लाइड बाई √ऑफ लीनियर। तो जब तक रूट के अंदर लीनियर है आप px + q को हमेशा t² मानिए ताकि रूट कोई वैल्यू गायब हो जाए और आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लें। लेकिन गड़बड़ ये होती है कि अगर बाहर लीनियर हो और रूट क्वाड्रेटिक अंदर हो, px² + qx + r, तो ऐसे केसेस में बच्चों हम लोग ax + b को 1/t मान लेते हैं। और लास्ट केस होता है इसमें कि जैसे इस तरह के कभी कभी केसेस आ जाते हैं, ax² + c और √ऑफ px² + r। तो मेरा सजेशन है कि इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा हेल्प करता है। ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज़ वेरी हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। तो ये आपकी चॉइस है ना। तो बस ये ध्यान रखना कि जब तक रूट के अंदर लीनियर है इसको t² मानेंगे, रूट को गायब करेंगे। और जब रूट के अंदर क्वाड्रेटिक टर्म आ जाता है तो जैसे x के कोफिशिएंट्स यहाँ दोनों में गायब हैं तो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन हेल्पफुल रहेगा। वैसे इसके क्वेश्चंस बहुत रेयर आते हैं, इन्हीं दोनों के ज़्यादातर आते हैं क्योंकि विद इन द टाइम स्टूडेंट कर सकता है एग्ज़ाम हॉल में। अब देखा जाए तो कुछ और भी हैं चीज़ें जिसको हमें बताना होता है कि एक तो ये है कुछ मैनिपुलेटिंग इंटीग्रल्स होते हैं, x⁴n + 1 dx। तो इसमें x⁴n - 1 से जब मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करते हैं, सॉल्व करते हैं तो ये कुछ ऐसे आ जाता है x⁴n + 1 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। तो ये सब बेसिक चीज़ें याद रखना बच्चों कि कैसे करना है। जब साइन कॉस वाले फार्मूले हैं तो उसमें मल्टीपल एंगल फार्मूला 2 sin a sin b, 2 sin cos b, 2 cos a cos b के फार्मूले, sin c + sin d वाले फार्मूले, ये सब आने चाहिए आपको। तो ये इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में मेनली होता है सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस और इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, है ना। कुछ स्पेशल इंटीग्रल्स होते हैं जो हमने आपको लिखवाए हैं तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। अब इसके अलावा क्या बचता है अगर हम इसकी बात करें तो इसके अलावा मेनली अब क्वेश्चंस ही बचते हैं जो हम लोगों को करने चाहिए। अब जैसे हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि अरे यार ये तो आसानी से क्वेश्चन हो गया। तो एक बार एक काम करते हैं कि कुछ और भी जैसे लिखते हैं यहाँ पे। जैसे एक बार हमने देखा है कि क्वेश्चंस आया है आपका जेई मेन में, है ना। वो क्वेश्चंस मैं लिख देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ये है, इफ़ आपका cos x - sin x होल डिवाइडेड बाई √ऑफ 8 - sin 2x = a sin इनवर्स sin x + cos x होल डिवाइडेड बाई b। देन आपको a और b की वैल्यू बतानी है, प्लस c भी है पर c इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, a b की वैल्यू बतानी है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखवाया था बच्चों की जब यहाँ पे sin cos x - sin x हो तो sin x + cos x को t मान लेंगे। तो अभी पुट कर दो sin x + cos x = t।
तो इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो cos x माइनस साइन एक्स की वैल्यू हो जाएगी आपकी dx इक्वल टू dt। अब इसको स्क्वायर करते हैं तो ये 1 प्लस साइन 2x इक्वल टू टी स्क्वायर। तो i जो इंटीग्रल है, ऊपर तो dt आपने लिख दिया बड़े मज़े में, नीचे 8 माइनस ये क्या लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 9 माइनस टी स्क्वायर विच इज़ साइन इनवर्स t बाई 3। और t कितना है तो साइन x प्लस कॉस x प्लस अपॉन 3। तो आपको देखने से क्या लग रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू 1 है और b की वैल्यू कितनी है 3 है। बस ये है आपका क्वेश्चन 1,3, आंसर इज़ 3 पार्ट। लेकिन वो हमने आंसर नहीं लिखा है तो आप आराम से देख सकते हैं। तो यही सब तो है आपका, जैसे मैंने एक किया इसी तरह से आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई ऐसे ही नहीं है तोप मार खान टाइप का। और आता भी है रैंडम ऑर्डर में क्वेश्चन, तो वो जो इंटीग्रल वाले हैं ना, जिसमें आपको 5 एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसमें पूछता है, ताकि कोई स्टूडेंट अगर करना चाहे तो आराम से कर सकता है और जो छोड़ना चाहे वो आराम से छोड़ सकता है। ओके बच्चों, तो अब आप लिखिए अगला सेक्शन डेफिनेट इंटीग्रल। देखो बच्चों, जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो इंडेफिनिट से ही हम लोग समझते हैं। इसमें डेफिनेशन तो स्टार्टिंग में यही पढ़ते हैं कि अगर f(x) को आपने इंटीग्रेट किया होगा और ये कैपिटल f(x) प्लस c आया है, तो आप अगर a टू b f(x) को इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा f(b) माइनस f(a), जहाँ पे c की इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाती है। तो पहला हम लोग ये कंसेप्ट याद रखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो कैंसिल आउट हो जाता है। अब इसके क्वेश्चंस आपके एक तो बेसिक से सॉल्व होते हैं। बेसिक से क्वेश्चन सॉल्व होने का मतलब बच्चों ये होता है कि पहले आप क्वेश्चन को इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर लीजिए और फिर आप वैल्यू पुटिंग, लिमिट की वैल्यू पुट करिए। दूसरा होता है बाई पार्ट्स में डेफिनेट इंटीग्रेशन कैसे यूज़ करते हैं। तीसरा पार्ट होता है सब्स्टिट्यूशन में कैसे यूज़ करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशंस। उसके बाद आते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज़ पे। प्रॉपर्टीज़ में आपको प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, इसमें टोटल हम लोगों को 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं। फिर उसके बाद आता है डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, जो मैं आपको बता रहा था, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। उसके बाद आता है बच्चों इसमें लिमिनेट्स रूल होता है, LIBANITZ, स्पेलिंग देख लेना। उसके बाद आता है आपका लिमिनेट्स रूल, इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शंस। उसके बाद आता है इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल, इनइक्वालिटीज़ इन DI डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो बेसिक्स पढ़ना है, बाई पार्ट्स में कैसे यूज़ करते हैं, सब्स्टिट्यूशंस में कैसे यूज़। सब्स्टिट्यूशन में बस क्या होता है कि ये लिमिट को भी हमें चेंज कर देना होता है नए वेरिएबल्स में। प्रॉपर्टीज में टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, लिबनिट्ज़ रूल और आपका इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनेट इंटीग्रल, ये हम लोगों को पढ़ना होता है। तो जैसे पहला तो यही है कि आप हर क्वेश्चन को इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करिए और उससे आप बाद में अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करें। अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करने पे टर्म्स अनडिफाइन आते हैं तो आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होगा, आपको बच्चों क्या करना होगा, लिमिटिंग वैल्यू निकालनी होगी। तो यहाँ पे आप चाहें तो नोट करके लिख सकते हैं कि इफ़ कैपिटल F ऑफ E इज़ नॉट डिफाइन देन कैलकुलेट लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस कैपिटल F ऑफ x। और अगर कैपिटल F ऑफ B नॉट डिफाइन है तो लिमिट x टेंडिंग टू b माइनस कैपिटल F ऑफ x पता करना है। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं, है ना। अब क्या होता है कि जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, प्रॉपर्टीज़ में टोटल हम लोगों को 7 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी होती हैं। ये कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, तो प्रॉपर्टी 1 है बच्चों की a टू b अगर f ऑफ x dx रहे तो इस x की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं होती है, हमारे पास फंक्शन की इम्पोर्टेंस है। ये सब डमी वेरिएबल कहे जाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है लिमिट एक्सचेंज करने की। अगर आप एक लिमिट एक्सचेंज करेंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा, है ना, b टू a f ऑफ x dx। तीसरा होता है बच्चों कि a टू b f ऑफ x dx की वैल्यू a टू c f ऑफ x dx प्लस c टू b f ऑफ x dx होती है। c आपका अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है। फोर्थ होता है आपका
ए टू बी, ये सब प्रॉपर्टी हम लोग बोर्ड लेवल पे पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इसको मेमोराइज़ करने में। ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसी में एक स्पेशल केस होता है 0 से। प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है माइनस ए से ए रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको 0 टू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स लिखते हैं। अगर ये ऑड फंक्शन हुआ तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करके 0 आंसर कर देगा एफ एक्स, और अगर इवन हुआ तो 2 टाइम्स। प्रॉपर्टी नंबर 6 में क्या करते हैं हम लोग कि 0 से a को 0 से a/2 कर देते हैं। 0 से a/2 एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए माइनस एक्स, ये ध्यान रखना a माइनस एक्स है ना कि a/2 माइनस एक्स। उसके बाद ये होता है बच्चों कि ये जो 6 प्रॉपर्टीज़ हैं, इन 6 के बराबर आपकी पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ प्रॉपर्टीज़ पीरियोडिक फंक्शन से आपका क्या लेना देना है, क्या समझते हो पीरियोडिक फंक्शन के बारे में, तो कहोगे कि सर कुछ नहीं समझते हैं। आप बताओगे तो समझेंगे। पीरियोडिक फंक्शंस का बच्चों मतलब ये होता है, जैसे मैं ही पीरियोडिकली क्लास लेता हूँ, मतलब कि कुछ इंटरवल के बाद क्लास ले रहा हूँ, और वो फिक्स इंटरवल है, वो टाइम के साथ डिपेंड नहीं करता, मतलब टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि आज चेंज हो गया, कल और चेंज हो गया, परसों और चेंज हो गया, तो कांस्टेंट पीरियड होता है। तो इसमें क्या होते हैं, मेनली 2-3 पार्ट होते हैं। जैसे 0 से आपका n टाइम्स t हो, अगर फंक्शन का पीरियड कैपिटल T है तो n को हम लोग बाहर कर देंगे 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। याद रखिएगा फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड 1 होता है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। अब यही t m टाइम्स t से n टाइम्स t रहे एफ एक्स डी एक्स, तो आप क्या करना n माइनस एम कर देना और मल्टीप्लाइड बाई 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये दूसरा है, ये फर्स्ट, ये सेकेंड। तीसरा होता है बच्चों कि a से a प्लस n टाइम्स t रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो ये वैल्यू हो जाती है n टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। फोर्थ होता है n टाइम्स t से n टाइम्स t प्लस a रहे एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो इसको 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स में हम लोग भेज सकते हैं। और लास्ट और फाइनल होता है n टाइम्स t प्लस a से n टाइम्स t प्लस b रहे, तो आप कह सकते हो कि सर पहले जैसे आपने किया है उसी तरह से आप a से b इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब आप कहोगे कि सर इसको कैसे आपने मेमोराइज़ किया है, तो हमने बस केवल पहली प्रॉपर्टी याद रखी है बच्चों। अब m और n करते हैं, ये लिखते हैं, उसके बाद एक एग्जाम्पल मॉड ऑफ साइन एक्स का दिमाग में सेट किए हैं और उसी के थ्रू सारी प्रॉपर्टी लिख देते हैं, है ना। जैसे यहाँ से a से a प्लस n टाइम्स t, a कोई भी यहाँ पे जितनी चीज़ें हैं, जैसे m और n कहीं इन्वॉल्व हो रहा है तो वह इंटीजर्स हैं, t पीरियड है, और a और b आपके कोई भी रियल नंबर्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तो ये रहा पीरियोडिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़। अभी हम क्वेश्चन कराएंगे 5 अटैम्प्ट में। आपके कुछ क्वेश्चंस, शायद 2 क्वेश्चंस आए हैं पीरियोडिक फंक्शंस के, तो आता रहता है, ऐसा कुछ नहीं कह सकते कि नहीं आएगा। अब देखो अगला हमने हेडिंग लिखा था कि आप कह सकते हो, अगर नहीं नोट कर पाओगे बच्चे तो वीडियो को बैक कर देना, आराम से नोट कर लेना, है ना। अब एक है डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। इसमें एक बोर्ड पार्ट होता है और एक आपका एग्ज़ाम पार्ट है, ऑब्जेक्टिव। तो हम डायरेक्टली एग्ज़ाम पार्ट ही लिख देते हैं। ऐसे रहता है लिमिट एन एक्स एन टेंडिंग टू ए समेसन आर इक्वल टू ए टू आर इक्वल टू बी एफ ऑफ आर बाई एन रहे। अगर ऐसा आपने बना लिया तो आप क्या करिए, आर बाई एन को एक्स मान लीजिए, 1 बाई एन को डी एक्स मान लीजिए। बच्चों एक यहाँ पे 1 बाई एन भी रहता है, और यहाँ लिखते हैं a बाई एन लोअर लिमिट और यहाँ b बाई एन अपर लिमिट, और इसमें भी हम लोग n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर देते हैं। कभी कभी ये डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है, कभी कभी हमारे पास मशक्क़त झेलनी पड़ती है। तो ये हो गया आपका। इसके बाद आता है बच्चों न्यूटन लेबनिज़ रूल, लेबनिज़। ये क्या है, तो अगर एफ एक्स आपका, एक बार आप लोगों ने पूछा भी था इसके बारे में, इफ़ एफ इज़ कॉन्टीन्यूअस एंड कैपिटल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वह स्मॉल एफ एक्स से जी एक्स, कोई भी एच ऑफ टी डी टी लिखा है आपने, ये इसको ऐसे करा जाए, है ना। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे तो अच्छा लगेगा। यहाँ एफ ऑफ टी लिख देते हैं
यहाँ जी ऑफ एक्स लिख देते हैं और यहाँ पे एच ऑफ एक्स लिख देते हैं। तो ये थ्योरम ये कहता है, लेबनिज़ रूल या थ्योरम, कि आप इंटीग्रेशन की वैल्यू, जैसे इसको कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शंस। क्या बोलते हैं बताओ? डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रल होता है, प्रिमिटिव इंटीग्रल होता है। तो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे? पहले इंटीग्रल निकालेंगे, फिर डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो ये कहता है कि बेटा वैसे मत करो, डायरेक्टली डिफ्रेंशिएट कर दो। और वो कैसे? तो एफ डैश एक्स अगर आपको चाहिए तो आप क्या करिए, इसको आप टी की जगह पे पुट करिए और फिर टी को डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। और जो काम आपने अपर लिमिट के साथ किया है वही काम आप लोअर लिमिट के साथ कर डालिए। तो एफ ऑफ जी एक्स इंटू जी डैश एक्स। ओके, तो ये रहा आपका न्यूटन लेबनिज़ रूल। इसमें ध्यान रखना बच्चों, कभी कभी एक्स और टी मिक्सअप करके रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक्स वाले टर्म को बाहर कर देते हैं और प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी बहुत अपनी जगह पे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट दोनों में से एक क्वेश्चन तो जेईई मेन में कंफर्म आते हैं, चाहे वो इनइक्वालिटीज़ के हो, डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो लिमिट ऑफ सम के हों, या आपका जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है जो लिमिट ऑफ सम लिखे हैं उसमें पहले ये एक स्टेप याद रखिएगा कि आपका सबसे पहला स्टेप जो होता है बच्चों डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में सिग्मा उठा के लाओ, फिर 1/n लाओ, r/n का एक्सप्रेशन बनाओ, फिर इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर दो। और इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपल आता है, लेकिन आपको उससे पहले जो मेहनत करनी पड़ती है उसमें टाइम भी थोड़ा कंज्यूम होता है। अब आती है लास्ट हेडिंग होती है इसकी इनइक्वालिटी। अभी हम क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं बच्चों, इनइक्वालिटीज़। तो इनइक्वालिटीज़ बस ये कहता है, जैसे हम लोग सैंडविच थ्योरम पढ़े थे ना, डिफरेंशियल कैलकुलस में नहीं पढ़े हैं तो पढ़ लेंगे। तो ये अगर कोई है ए टू बी में, तो आप ए टू बी, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स, है ना। एफ एक्स लेस ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी जी ऑफ एक्स डी एक्स लेस देन और इक्वल टू ए टू बी एच ऑफ एक्स डी एक्स। और ये क्या होता है, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन हम लोगों को साइंड एरिया देता है, जो एक्सिस के ऊपर है उसको पॉजिटिव और जो एक्सिस के नीचे है उसको नेगेटिव डील करते हैं, इस वजह से ऐसा होता है। आप रिलेटिवली तीनों की लोकेशंस रखोगे ना तो ऊपर वाली एरिया हमेशा ज़्यादा आएगी और नीचे वाली एरिया हमेशा कम आएगी, चाहे वो साइंड एरिया की बात करता हूँ। जैसे मैं पूछूं कि -5 और -10 में कौन बड़ा है, तो आपको -5 बड़ा है, उस लॉजिक से। और जो एरिया अंडर कर्व है उसमें मैग्नीट्यूड वाइज एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, तो जो एरिया एक्स एक्सिस के नीचे आती है वहाँ पे मॉड लगा के पॉजिटिव कर लेते हैं। तो ये रहा बच्चों इनइक्वालिटी से रिलेटेड। अभी कभी क्या होता है कि कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू स्मॉल एम से कैपिटल एम वेरी करती है, तो यहाँ स्मॉल एम और कैपिटल एम रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये सेक्शन कंप्लीट हो गया। और हाँ, डेफिनेट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम में हमने आपको बता ही दिया कि सबसे पहले आपका सिग्मा इंपॉर्टेंट है, फिर 1/n, फिर r/n, उसके बाद इंटीग्रेशन। उसी तरह से लेबनिज़ रूल में आप ध्यान रखना कि आपको करना क्या है, आपको डिफ्रेंशिएट करना है विदाउट इंटीग्रेशन, है ना। इसके बाद आता है बच्चों एरिया का कंसेप्ट। तो एरिया में हमने आपको दो ही तो फॉर्मूले बताए हैं। कह सकते हो कि एक एरिया, आप एरिया बिटवीन टू कर्व्स पढ़ लेते हैं सीधे सीधे, हमेशा ये लिखते हैं एरिया बिटवीन टू कर्व्स, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी, और ये होता है आपका रिक्वायर्ड एरिया। अब ये एक्स एक्सिस भी हो सकता है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस इज़ y इक्वल टू जी ऑफ एक्स। तो एरिया हम लोग लिखते हैं ए टू बी, इंटीग्रेट करते हैं अपर कर्व माइनस लोअर कर्व, विदाउट एक्सेप्शन, विदाउट मॉड्यूलस, है ना। लेकिन यही काम अगर हम y एक्सिस के रिस्पेक्ट में कर रहे होंगे, इस तरह से अगर है, और अगर यहाँ पे कर्व चेंज, जैसे मान लीजिए ये x इक्वल टू एफ वाई है, ये x इक्वल टू जी वाई है, और आपकी एरिया C से D तक निकालनी है ये वाली, तो यहाँ पे एरिया की वैल्यू लिखते हैं हम लोग C से D, राइट कर्व माइनस लेफ्ट करते हैं FY माइनस GY। ध्यान रखना इसमें भी कोई मॉड नहीं, कोई एक्सेप्शन नहीं। हमने वैसे बनाने के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में बना रखा है, लेकिन ये किसी भी क्वाड्रेंट के लिए होल्ड करता है, हमेशा होल्ड करता है। तो एरिया में ओवरऑल हमें दो कंसेप्ट याद रखने हैं। पहले तो ये डिसीजन लेना होगा कि
आपका एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा या वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो ऊपर में से नीचे को घटाएंगे, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो राइट माइनस लेफ़्ट करेंगे। और राइट जिसे हम लोग नॉर्मली खाना खाते हैं उसको राइट कहते हैं, और लेफ़्ट मतलब इधर। यहाँ पे अपर मतलब जो ऊपर पड़ा हो, लोअर मतलब जो नीचे पड़ा हो। ओके, लोअर बर्थ, अपर बर्थ। यहाँ मिडिल कर्व नहीं है तो ध्यान रखना। जैसे मिडिल बर्थ कई लोग चिल्ला रहे हैं कि सर मिडिल बर्थ भी बोल देते तो हमारा नैया पार हो जाती है। अब नैया पार होगी, मिडिल बर्थ है। तो देखो ये मैं ये कह रहा था कि कैसे ध्यान रखेंगे। तो इसमें बच्चों आपको बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए। बेसिक स्केचिंग अगर आती है, जैसे स्ट्रेट लाइन बनाना, सर्किल बनाना, पैराबोला बनाना, शिफ्टेड पैराबोला बनाना, इलिप्स बनाना, हाइपरबोला बनाना, तो आराम से आप कर लेंगे। ट्रेपेजियम बनाना। दूसरा कि विच एरिया, आप ये अपने से खुद से पूछ लेना कि कौन सी एरिया की बात कर रहा है। तीसरा बच्चों इसमें सिमेट्री का ध्यान रखते हैं। सिमेट्री अगर मान लीजिए दो एरिया सेम आ रही है तो एक का निकाल के डबल कर देंगे। और ये हम लोगों के ऊपर होता है कि या तो एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें या तो वाई के रिस्पेक्ट में। ऐसा कुछ नहीं है कि एक्स वाला आसान पड़ेगा वाई वाला टफ पड़ेगा, वाई वाला आसान पड़ेगा एक्स वाला टफ पड़ेगा। लेकिन हम लोग टाइम सेव करने के लिए इसमें कोई रिलेटिवली ईजी होता है और कोई रिलेटिवली टफ होता है। इस वजह से हम लोग इंटीग्रेशन वाई के रिस्पेक्ट में नॉन कन्वेंशनल होते हुए भी हम लोग उसको प्रीफर करते हैं इन द एग्जामिनेशन रूम, बिकॉज उनको पता है पेपर सेटर को कि एनसीईआरटी पढ़ के आया होगा ये छोरा, या मतलब जो भी बंदा है और जो भी बंदी है, और क्या कहते हैं उसको कि एनसीईआरटी पढ़ के आया होगा और फिर उसमें dx 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 और हम देते हैं जिसमें आसानी से इंटीग्रेट होगा वाई के रिस्पेक्ट में। एक्स के रिस्पेक्ट में थोड़ी पापड़ बेलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि वो पापड़ एकदम बेलेंगे और वो पापड़ नहीं बनेगी, वो बनती है लेकिन टाइम थोड़ा कंज्यूम होता है। तो वहीं मैं कह रहा हूँ कि एकदम इत्मीनान से करिए। एरिया के बस इतने ही कंसेप्ट है, अपर माइनस लोअर करो। एक्स के रिस्पेक्ट में जब इंटीग्रेट कर रहे हो, वाई के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो तो राइट माइनस लेफ्ट करो यार, है ना। एल एल इधर लोअर इधर लेफ्ट। और सिमेट्री का ध्यान रखो, कौन सी एरिया बनानी है उसको ध्यान रखो, बेसिक स्केचिंग का ध्यान रखो, और एक्स वाई तो आप डिसाइड कर ही लिए होंगे। तो ये रहा एरिया का कंसेप्ट। अब एरिया में इससे ज़्यादा होता ही नहीं कि मैं बताऊँ इसमें कुछ, है ना। और तीसरा इसमें बच्चे होता है आपका अगला जो सेक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशंस का है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो हम आपको बता दे रहे हैं, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशंस इसमें जो सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लेकिन मैंने देखा था कि ऑर्डर डिग्री से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। पहले तो डिफिनीशन क्या है इसकी, उसके बाद ऑर्डर डिग्री आता है, फिर फॉर्मेशन, फिर सॉल्यूशन, फिर मेथड ऑफ सॉल्विंग, जिसमें हम लोग 3 पढ़ते हैं मेनली। एक होता है आपका वेरिएबल सेपरेबल, लीनियर, होमोजीनियस। कोई भी पहले बाद में पढ़ सकते हैं। और मुझे याद है कि रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल, रिड्यूसिबल टू लीनियर, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस। 6 हो गए इस तरह से। और एक होता है आपका इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस। तो ये हम लोग ऑलमोस्ट पढ़ चुके हैं, तो इसके क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेफिनेशंस के बारे में मैंने ये बताया है बच्चों कि एन इक्वेशन विच कंटेन्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन। The finding a known function which satisfy the given differential equation is called its solution. There are 3 types of solution. एक होता है आपका पार्टिकुलर सोल्यूशन, एक जनरल सोल्यूशन और एक सिंगुलर सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन वो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का जो ऑर्डर है वो क्या होता है, तो द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द ऑर्डर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब थर्ड डेरिवेटिव अगर प्रेजेंट है पूरे डिफरेंशियल इक्वेशन में तो उसका ऑर्डर हो जाएगा 3।
हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। और डिग्री क्या है, तो अगर आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में सभी डिफरेंशियल कोफिशिएंट मतलब डी वाई बाई डी एक्स वालों के पावर को अगर आपने फ्री फ्रॉम रेडिकल और फ्री फ्रॉम फ्रैक्शनल पावर मतलब होल नंबर्स में अगर रिप्रेजेंट कर दिया, तो उस समय जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन का जो टर्म है उसकी जो मैक्सिमम जो उसकी मैक्सिमम पावर है वो आपकी डिग्री कहलाती है। ओके। और डिग्री हमने कहा कि पॉलिनोमियल्स में आपको जो डेरिवेटिव्स हैं उनको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिखना है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अगर आप वेरिएबल्स में की पावर 1/2 1/3 आ सकती है, लेकिन डी वाई बाई डी एक्स की पावर 1/2 और 2/3 इस तरह का नहीं आएगी। तो अगर हम होल नंबर में बदल देते हैं तो डिग्री को डिफाइन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हम होल नंबर में नहीं बदलते हैं, निकम्मे रह जाते हैं, तो उस समय कहेंगे कि डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। फिर आता है बच्चों फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हम लोग अगर फैमिली ऑफ कर्व्स देखें जिसमें एक्स है, वाई है, C1 C2 से लेकर Cn कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें कि अपने गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स को n टाइम्स डिफरेंशिएट कर देते हैं, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ आर्बिटरी कॉन्स्टेंट्स। उससे हमें n+1 रिलेशंस मिल जाता है। कहोगे कैसे, तो एक तो ऊपर दिया हुआ था, n हमने डिफरेंशिएट कर दिया। उस n+1 रिलेशन से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फिर क्या करते हैं, बकरा बना के खाते हैं? नहीं। फिर क्या करते हो, तो कहो कि सर n+1 रिलेशन से हम लोग मतलब उसके बाद क्या करते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं उसको गायब कर देते हैं, आर्बिटरी कांस्टेंट्स को, वहाँ पे वही वेरिएबल्स होते हैं। आर्बिटरी कांस्टेंट और फिक्स कांस्टेंट में बच्चों डिफरेंस ये है कि जैसे C लिखा है तो C आर्बिटरी है, कभी मन करे तो C2 की वैल्यू रखोगे, C की वैल्यू 3 रखोगे, कभी 10 रखोगे, लेकिन C2 है तो 2 को हम चेंज नहीं कर सकते। तो 2 इज़ ए फिक्स कांस्टेंट, C इज़ आर्बिटरी कांस्टेंट अगर उसकी वैल्यू चेंज होती है तो, लेकिन कांस्टेंट वैल्यूज़ रहेगी। तो फॉर्मेशन में बस यही करते हैं, आप डिफरेंशियल इक्वेशन को एज नंबर ऑफ टाइम्स एज आपका जितने आर्बिटरी कांस्टेंट्स हैं, इंडिपेंडेंट आर्बिटरी कांस्टेंट, उतनी बार डिफरेंशिएट कर दीजिए। उसके बाद आप आर्बिटरी कांस्टेंट्स को एलिमिनेट कर दीजिए, और जो एलिमिनेंट है उसमें जो ऑर्डर है, डिग्री है, आप बता सकते हैं। मेथड ऑफ सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब कि आपको वो मेथड जानने हैं जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सॉल्व होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चंस में हम लोगों को हमेशा इस तरह से मिलेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी वाई। तो आप x के टर्म्स को dx के साथ कंबाइन कर देना और y के टर्म को dy के साथ कंबाइन कर देना। तो ये लिखते हैं हम लोग। उसके बाद क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। ओके। लीनियर में क्या करते हैं बच्चों, तो लीनियर में एक फॉर्मेट होता है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू टाइप का। तो ये हमने अभी रिसेंटली कवर कराया है, आपने क्लास देखा होगा, नहीं देखा होगा तो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हम दोबारा सोच रहे हैं। अब यही कहोगे कि एक चीज़ 10 बार पढ़ा देते हैं। अब इसके बाद बच्चों है ना कि जो एक बार सिलेबस पूरा करना हमारा पहला कर्तव्य है, नहीं तो कई बच्चे कहेंगे कि एक ही टॉपिक को 10 बार पढ़ाते हैं और दूसरा छूते भी नहीं हैं। जैसे हमें प्रोबेबिलिटी कवर करनी है, प्रोबेबिलिटी हमें लग रहा है कि कवर किया है, लेकिन हम फिर से एक बार देखेंगे क्या है उसमें, शायद कवर कर रखा है प्रोबेबिलिटी। हाँ, परमुटेशंस कॉम्बिनेशंस कवर करना है, प्रोबेबिलिटी तो एक दिन वो करके कर ही लिया था। तो जहाँ पे p और q कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ x ओनली है, इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस होता है। ये इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशंस ही होते हैं, जैसे x dy प्लस y dx को हम लोग d ऑफ xy लिखते हैं, इसी को कहते हैं इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन। ये दोनों एक साथ आए, कंबाइन हो गए और आसानी से इंटीग्रेट हो सकते हैं। उसके बाद रिड्यूसिबल टू लीनियर में क्या होता है कि यही टर्म जो है dy बाई dx की वैल्यू ज़्यादातर प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाई की पावर n, जहाँ पे n नॉट इक्वल टू 1 है, और आप p और q कांस्टेंट या फंक्शन ऑफ x ओनली करते हो, तो यहाँ से हम लोग रिड्यूसिबल टू लीनियर में चले जाते हैं। अब आता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कौन सी बला है, इसको भी देख लेते हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में बच्चों आपको डी वाई बाई डी एक्स ओवरऑल करने पे या तो y बाई एक्स का एक्सप्रेशन हो जाएगा, मतलब कुछ ऐसे दिया रहेगा, और dx बाई डी वाई की वैल्यू आपको g ऑफ x बाई वाई मिल जाएगी। तो ऐसे केसेस में आप y की वैल्यू ux पुट कर दीजिएगा और इसमें x की वैल्यू vy पुट कर दीजिएगा। याद रखिएगा x y वेरिएबल है तो u भी अपना चेंज होता जाएगा। इन जनरल याद रखने का क्या तरीका है, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू y बाई एक्स, यहाँ dx बाई डी वाई x बाई वाई। और ये भी याद रखना, कहीं कहीं हमारे पास इंटर कन्वर्टेबल के ऑप्शन होते हैं, मतलब एक दूसरे को एक्सचेंज कर सकते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं। तो जहाँ नहीं होंगे वहाँ तो हम मजबूर हैं, लेकिन जहाँ जो होंगे वहाँ हम डिनोमिनेटर को सिंपल रखते हुए अपने कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे और टाइम बचाएंगे। तो इस तरह से बच्चों हमने ऑलमोस्ट थ्योरी पार्ट लगभग एक बार बता दिया।
अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो हमने आपको ऑलरेडी लेक्चर्स दिए हैं, आप उनसे पढ़ लीजिएगा। अब कई बच्चों को लगता है नहीं यार फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ, फिर से पढ़ाओ। बच्चों हमारा काम है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा आपकी एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। कभी भी ये नहीं पूछा जाएगा कि वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चंस को कैसे करोगे, कहोगे कि करोगे, है ना। थ्योरी नहीं पूछी जाती है लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं एक नई सीरीज़। लिखिए क्वेश्चन। देखो बच्चों, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। द पॉपुलेशन p इक्वल टू पी ऑफ टी एट टाइम t ऑफ सर्टेन स्पीसीज फॉलो द डिफरेंशियल इक्वेशन dp बाई dt इक्वल टू 0.5 p माइनस 450, p ऑफ 0 इक्वल टू 850, देन द टाइम एट विच पॉपुलेशन बिकम 0 इज़ गिवन बाई। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहले हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखेंगे। तो dp बाई dt इक्वल टू, आप इसको 4 माइनस 9 p माइनस 900/2 लिख सकते हैं। ये वेरिएबल सेपरेबल हो गया बहुत आसानी से, क्योंकि p की पार्टी एक तरफ चली गई। और ये dt/2 लिख दो, इंटीग्रेट कर दो बेचारे को यहीं पे। तो ये ln ऑफ मॉडुलस ऑफ p माइनस 900 लिखेंगे इक्वल टू t/2 प्लस c, इक्वेशन 1। अब ये कह रहा है कि p एट t इक्वल टू 0, p ऑफ 0 की वैल्यू आपको दी हुई है और वो है 850। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए। तो ln ऑफ 850 रखेंगे तो ln ऑफ 550 इक्वल टू c। तो ये आ गया ln ऑफ मॉडुलस ऑफ p माइनस 900 इक्वल टू t/2 प्लस ln 50। अब आप ऐसे लिखिए, लेट एट t इक्वल टू t1, p की वैल्यू 0 हो गई। तो ये ln ऑफ 900 लिखेंगे इक्वल टू t1/2 प्लस ln 50। लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log ऑफ ln 900/50 इक्वल टू t1/2, और ये बच्चे होता है t, तो t1 की वैल्यू हो जाएगी 2 ln 18, है ना। टाइम जिस यूनिट में दिया हो उस आंसर को हम लोग टिक कर देंगे। 2 ln 18 ही था करेक्ट आंसर। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन ही छोड़ के चले आए तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन हो जाएगा आप सब लोगों से। और ऐसे क्वेश्चंस अगर आप प्रीवियस ईयर्स में जो बोलता रहता हूँ कि 18, 19, 20 के क्वेश्चंस लगा लीजिए, अगर आप वो देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये तो क्वेश्चन रिपीट कर गया। कई तो आंसर याद करके बैठे होंगे, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि इतना जानने के बाद भी आप बस ये ध्यान रखिए कि ये वेरिएबल सेपरेबल से क्वेश्चन सॉल्व होता है, दैट्स इज। इसके अलावा आपको ज़्यादा मेहनत या ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है ना। पहले हमने इसको p/2 एलसीएम लेकर लिख दिया है, फिर वेरिएबल सेपरेबल हो गया, फिर इसको लिखा, फिर p ऑफ 0 की वैल्यू दी हुई है, c की वैल्यू कैलकुलेट हुई, t की वैल्यू t1 पे p 0 कर दिया, और वैल्यू कैलकुलेट करते 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 2 ln 18 आ गई। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन एरिया का है। द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द सर्किल विच आउटसाइड द पैराबोला इज गिवन बाई। तो ये सर्किल सेंटर्ड एट ओरिजिन है और पैराबोला भी ओपनिंग राइट साइड है जो आउटसाइड हो। तो एक तो ये सेमी सर्किल की एरिया है, फिर ये कह सकते हो बाई सिमेट्री, दोनों सेम है। इसे देखने में नहीं लग रहा है लेकिन उससे हमें कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो हमने कहा था कि बेसिक स्केचिंग आनी चाहिए, और उसके बाद आप x² प्लस y² इक्वल टू 36 और इसको सॉल्व करिए। तो x² प्लस 9x माइनस 36 इक्वल टू 0, तो x प्लस 2 और x माइनस 3। तो हम लोग देख रहे हैं कि x पॉजिटिव ही है, तो इसको 3 लिखेंगे तो ये 3√3 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 3 माइनस 3√3, क्योंकि उसी का इमेज है। अब देखो बच्चों, ये एरिया हम लोग आराम से, जैसे आप देखो इंटायरली, इसमें क्या होता है ना कि एक आपको कंसेप्ट ध्यान रखना है कि ये तो सेमी सर्किल का एरिया हो गया। अब आपको ये एरिया निकालना है ये। तो इस पूरे प्रोसेस में आप ये देख रहे हैं कि हम लोग 0 से 3 अगर चलते हैं तो इसमें जो अपर कर्व है वो ये सर्किल है और लोअर कर्व क्या है, पैराबोला है। क्लियर। कई स्टूडेंट ये भी करते हैं कि इसको पूरे को इस तरह से एक्सटेंड कर लेते हैं, फिर ये जो एंगल है वो पूरे सेक्टर का एरिया निकाल लिया और उसके बाद इस सेक्शन को हटा दिया। वो भी आपका 100% सही है। वो कैसे? तो आप कहोगे कि सर ये आसानी से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, है ना। ये आप ध्यान से देखो, एक प्रकार से
अगर हम देखें तो लेकिन ये थोड़ा लेंदी पड़ेगा बच्चों, इसको हटाता हूँ। हम क्या करते हैं बता रहे हैं आपको, हम ये करेंगे कि आप ध्यान से देखिए, जब यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इस पूरे प्रोसेस में सर्किल ऊपर पैराबोला नीचे है, तो एरिया लिखेंगे। पहले सेमी सर्किल का एरिया लिख दिए 18 पाई, क्योंकि पूरे सर्किल का एरिया है आपका 36 पाई। फिर 2 टाइम्स कर दिए, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों काउंट करना है। फिर हम लोग x को बढ़ाया 0 से 3 ले गए। फिर अपर करो बेचारा कितना था, तो ये कहोगे कि y की वैल्यू √9 - x² है, और लोअर कर्व यहाँ से लिख लेंगे 9 नहीं 36, 6² लिख देते हैं। तो √36 - x² माइनस 3 टाइम्स √x dx, ख़त्म। इसको कर लीजिए आप सॉल्व। तो 18 पाई कैलकुलेशंस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। 2 आप चाहे तो बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं। ये x/2 √36 - x² प्लस 36/2 साइन इनवर्स x/6 माइनस 3 टाइम्स 2/3 3/2 3/2 x की पावर 3/2 2/3 होगा ना, 2/3। ये 0 से 3, 0 रखने पे तो गायब ही हो जा रहा है, 3 रख रहे हो केवल, आंसर आ जाएगा 18 पाई। अब यहाँ पे भी गड़बड़ करेंगे कई स्टूडेंट, 2 टाइम्स जब 3 रखोगे तो ये हो जाएगा 3/2, और ये कितना होगा बच्चों 9 3√3, और ये 18, ये कितना होगा 1/2 π/6, और इधर 3 बेचारा उड़ गया 2, और ये कितना आएगा 3√3। अब इसी को हमें काउंट करते जाना है। तो 18 पाई लिखा हमने, ये 2 को उड़ा के कितना लिख दिया 9√3 लिख दिया प्लस में, और ये कितना हो गया 18 पाई 3 पाई 6 पाई हो गया, और ये माइनस कितने हुए भाई देखो, तो 12√3। तो ये फाइनली आ गया 24 पाई माइनस 3√3, विच इज़ द आंसर। ये ऑप्शंस दिया हुआ है, लेकिन इसमें आपको इंटीग्रेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने फार्मूले लिखवा दिए थे स्टार्टिंग में। अगर आप फार्मूले नहीं लिख पाओगे तो फिर दिक्कत होगी। तो आप देखो, ये पूरे सर्किल का एरिया को काउंट कर रहे हो, सेमी सर्किल के एरिया को, पूरे सर्किल के एरिया πr², सेमी सर्किल का एरिया πr²/2, r² की वैल्यू 36 है। फिर हम ये एरिया को कैसे निकाल रहे हैं, तो अपर माइनस लोअर कर रहे हैं। राइट माइनस लेफ्ट करेंगे तो दिक्कत होगी बच्चों, ये हम लोगों को एक बार यहाँ से यहाँ फिर यहाँ से यहाँ चलना होगा। अपर माइनस लोअर यहाँ बेटर है ऑप्शन। और जब अपर माइनस लोअर करते हैं तो ये भी कर y एज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, ये भी एज ए y एज ए फंक्शन ऑफ x होना चाहिए। तो यहाँ y की वैल्यू 2 लिखोगे, 3√x - 3√x, तो पॉजिटिव वाला 3√x है, माइनस 3√x नेगेटिव वाला है। और ये दोनों एरिया चूँकि सिमिलर है, देखने में नहीं लग रहा है, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा और इधर बना दीजिए ताकि आपको फीलिंग आए, है ना। नहीं तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर फीलिंग वीलिंग आती नहीं है ना, फालतू का परेशान किए रहते हो, है ना। ब्लैक एंड वाइट की दुनिया है मैथमेटिक्स की, केमिस्ट्री और फिजिक्स में कलरफुल पेन यूज़ करते हैं, यहाँ हमारी बैंड बजती रहती है। तो ये ध्यान रखिएगा कि क्या करना है इसमें, है ना। ये कैसे एरिया निकाला गया, ये दैट इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर मेरे को ये फार्मूला नहीं याद है, तो बेटा वो क्वेश्चन तो छोड़ना पड़ेगा। फिर फार्मूला याद रखिए, इंटीग्रेशन में फार्मूला इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की फैक्टर फॉर अटैम्प्ट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने लिखा है -a to a मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x - 2 dx = 22। एक ग्रेटर देन 2 है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ब्रैकेट x डिनोट कर रहा है, और इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो पहले यहाँ से हम लोग a की वैल्यू निकालते हैं, और a की वैल्यू जब निकल जाती है तो फिर क्या करते हैं, आप a की वैल्यू निकालने के बाद आप क्या करते हो, a की वैल्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हो। देखो इसका वैसे ग्राफ हम लोग याद किए रहते हैं फंक्शन में, ग्राफ अगर याद है तब तो एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ग्राफ नहीं याद है तो लिमिट को ब्रेक करना होगा। देखिए कैसे, साइन स्कीम 0 और 2 पे चेंज हो रहा है, a कहीं इधर है तो माइनस से क्या होगा इधर होगा, तो एक बार 3 बार जाना होगा, दूसरा और ये तीसरा। तो ऐसा करते हैं, -a से 0 चलते हैं,
और इसमें दोनों मॉड को नेगेटिवली ब्रेक कर देते हैं, तो -x प्लस 2 है ना dx, प्लस 0 से 2 चले, 0 से 2 में क्या होगा, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, 2 - x dx, फिर 2 से a चले, दोनों पॉजिटिव, तो x प्लस x - 2 dx इक्वल टू 22। अब ये मत कहना कि मॉड ब्रेक करने नहीं आता, तो ये -2x का इंटीग्रेशन -x² प्लस 2x 0 से -a से 0, फिर ये तो बेचारा कट गया, 2 2 जा 4 हो गया, प्लस यहाँ पे 2x - 2 तो x² - 2x, और यहाँ 2 यहाँ a इक्वल टू 22, ये 18 होगा इधर जाके। अब ये 0 पे तो वैल्यू 0 ही हो गई, माइनस a रखोगे तो -a² - 2a, ये 4 तो बेचारा चला ही गया है, a² - 2a कर दिया हमने, माइनस जब 2 रखेंगे तो ये 0 ही हो गया, इक्वल टू 22। आप ध्यान से देखो तो यहाँ से आ गया a² प्लस 2a प्लस a² - 2a, अरे हाँ यहाँ -4 है, इक्वल टू 18, तो 2a² इक्वल टू 18, तो a² की वैल्यू 9 आ गई, तो a की वैल्यू अपनी आ गई 3। अभी तक पापड़ बेला गया है a के लिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस ग्रेटेस्ट देखो मॉड ब्रेकिंग है, मॉड ब्रेकिंग में हमने ये बताया दोस्तों कि जैसे ये मॉड चेंज हो रहा है अपने साइन स्कीम 2 पे और ये 0 पे, तो 2 और 0 को लिख लो। ये बेचारा कह रहा है कि ग्रेटर देन 2 है, तो ये इधर आएगा, माइनस से पीछे चला जाएगा, तो 3 रीजन में लिमिट ब्रेक होगी प्रॉपर्टी नंबर 3 से। फिर तीनों में मॉड ब्रेक कर दीजिए। इस रीजन में क्या है, दोनों नेगेटिव से ब्रेक होंगे, इसमें पहला मॉड पॉजिटिव से दूसरा नेगेटिव से ब्रेक होगा, और इसमें दोनों पॉजिटिव से ब्रेक होंगे। इंटीग्रेशन किए हैं और सिंपल ए की वैल्यू कितनी आ रही है 3। अब हम इसको थोड़ा मिटाएंगे, आप चाहें तो स्नैपशॉट ले सकते हैं। अब देखिए क्या है कि आपका ये जो 3 आया है, क्योंकि हमें इसको एक्सप्लेन करना है ना बच्चों, तो ए की वैल्यू हम लोग मेहनत करके तो 3 ला दिए। अब देखते हैं इस बेचारे का क्या किया जाएगा। तो इसमें क्या होगा, आई ये 3 से -3 होगा, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। आगे बढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा बच्चों कि ये 3 से -3 x dx, और प्लस अब 3 से -3 चल रहे हैं, समझना थोड़ा सा। तो ऐसा करते हैं, लिमिट ही ब्रेक कर लेते हैं, -3 से 3 चलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x dx, और ये लैडर टाइप का है, इसको आराम से कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम लिखते हैं तो x² / 2 लिखते हैं, और ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि सर ये तो गायब ही हो जाएगा, 0 है ना, बाई प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंटीग्रेशन। उसके बाद इसकी बेचारे की बात करें जाए, एक माइनस को पहले ही रख लो और उसके बाद लिखो, वैसे भी टाइम पास के लिए दिया हुआ है, कोई मतलब है नहीं उसका। तो -3 से क्या चले, -3 से -2 चलो, कहोगे कि सर इसकी वैल्यू -3 आएगी, फिर -2 से -1 चलो, -2 dx, फिर -1 से 0 चलो, -1 dx, फिर 0 से 1 चलो, 0 dx, फिर 1 से 2 चलो, 1 dx, फिर 2 से 3 चलो, 2 dx। बस, तो ये सब सॉल्व करते जाओ, एक नेगेटिव बाहर लगा दो, और ये -3 -2 -1 0 1 2, तो ये बेचारा ये तब तो कैंसिल हो गए, और माइनस ऑफ -3 कितना बन गया, 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, बस ध्यान रखिएगा इसको। वैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर आपको पता था ना, तो इसको भी तो यहाँ पे भी तो प्रॉपर्टी लगा सकते थे, लेकिन वो आसानी से हमें कई मॉड को ब्रेक करना था ना, और यहाँ पे ये हमने 0 कर दिया। देखा मैंने इंटीग्रेट कर रहा तो फिर लगा कि यार ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 5 -a to a, f(x) अगर ऑड हो तो वैल्यू 0 हो जाती है। और हम दूसरे वाले को किए, ये थोड़ा सा आसानी रहता है ना हम लोगों के लिए ब्रेक करने में। उल्टा चलते तो हो सकता है गलती कर देते, इसीलिए हो सकता है नहीं, मतलब सही ही रहता है, ऐसा कुछ नहीं है गलती हो जाती। लेकिन हम क्यों उल्टा चलें जब सीधा चलने की आदत है। बैक गियर में गाड़ी कितनी तेज़ से भगाओगे, है ना। आप हमेशा फॉरवर्ड गियर सेलेक्ट करो और उसी में आगे बढ़ो। बैक गियर हमेशा ख़तरनाक होता है, ध्यान रखना। कभी जब ज़रूरत हो तभी मारना चाहिए, अदरवाइज़ नहीं मारना चाहिए। चल रहे हैं बैक गियर मारने लगे, ठोक देगा पीछे से आके कोई।
ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये हमने आपको बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे मेरे ख्याल से। हमने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की थी इसके लिए। फिर ए आया 3, फिर यहाँ पुट कर दिए, ये 0 हो गया और इस तरह से हमारा आंसर आ गया। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का अगेन क्वेश्चन आ गया। f इज़ ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑन रियल नंबर सच दैट f0 की वैल्यू 1 है, f'0 2 है, f' नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल रियल नंबर। सही है। इफ़ एक डिटर्मिनेंट 0 है तो f1 पूछ रहा है कहाँ लाई करेगा। पहले इस डिटर्मिनेंट को ओपन करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 का डिटर्मिनेंट है, टाइम पास के लिए दिया हुआ है, f(x) टाइम्स f'(x) डबल डैश x माइनस f'(x) का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ तक पहुँच गए। तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, f'(x) अपॉन f'(x) इक्वल टू f'(x) अपॉन fx। इंटीग्रेट कर सकते हो तो ये हो जाएगा ln ऑफ f'(x) इक्वल टू ln ऑफ f(x) प्लस ln c। लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे तो f'(x) की वैल्यू क्या होगी, c टाइम्स f(x) हो जाएगी। फिर से एक बार प्रॉपर्टी लगाते हैं तो f' इस तरह से लिखा जाए इक्वल टू c dx। इंटीग्रेट कर सकते हो, ये छोटे छोटी चीज़ें हैं, ये हम लोग बहुत पढ़े हैं। ln ऑफ f(x) इक्वल टू cx प्लस डी। तो यहाँ से fx की वैल्यू आप कह सकते हो कि e की पावर मतलब a टाइम्स e की पावर कुछ bx टाइप की बनेगी इस तरह से। अब हमें दो इन्फॉर्मेशन चाहिए। चूँकि f0 की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब a की वैल्यू 1 हो गई, और f' निकालेंगे तो ab e की पावर bx। तो f'0 कितना है, तो आप कहोगे b है विच इज़ 2। तो ये आ जाएगा f(x) इक्वल टू e की पावर 2x। क्या कहा हमने, f(x) की वैल्यू e की पावर 2x आ गई बड़ी मेहनत के बाद। आप देख लो f(0) 1 है, f'2 0 है, f'(x) की वैल्यू कभी 0 हो नहीं सकती। और यहाँ पे अगर एक बार चेक कर लें, सारे रिलेशन चेक कर लेने चाहिए। तो e की पावर 2x, 2e की पावर 2x, 2e की पावर 2x और ये 4e की पावर 2x। देखो रेशियो सेम है, डिटर्मिनेंट तो 0 होना ही है, तो ये सही लिखा हूँ इसका मतलब। और f(1) की वैल्यू कितनी हो जाएगी, e² और e² कहाँ लाई करेगा, 6 और 9 के बीच में। आप सोच रहे होंगे सर अपने ही सॉल्व कर रहे हैं, एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, खुद से सॉल्व कर रहे हैं। हम आए हैं पढ़ने और खुद लगे हुए हैं बेचारे समझने में। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैंने ये कहा कि डिटर्मिनेंट को ओपन करो फिर ये लिखो। ये हम लोग केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है, यहाँ तक गए। ये आप लॉग गायब हो जाए इसलिए लगा रहे हैं, फिर आप वहीं का हम रिपीट कर रहे हैं, cx प्लस डी लिख रहे हैं। अब ये e की पावर करोगे प्लस माइनस तो ये ओवर इफेक्टिवली a e की पावर bx फॉर्म में ही आएगा। जो a और b नए नए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स मान लिए हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो हमने क्या किया है, f0 इक्वल टू 1 और f'0 इक्वल टू 2 से a और b की वैल्यू निकाली है, उसको पुट कर दिया है। तो fx की वैल्यू e की पावर 2x आई है। fx इक्वल टू e की पावर 2x जो आई है उसमें f1 निकाले हैं, तो e की पावर 2 मतलब e² आया है, और e अप्रॉक्सीमेटली 2.73 के 2.732 आसपास होता है। तो स्क्वायर करेंगे तो वो 9 से थोड़ा कम आता है, 9 मतलब 6 और 9 के बीच में आएगा एग्जैक्टली, मतलब कहीं इन बिटवीन होगा। 9 से कम ही आएगा, 0 से 3 हो नहीं सकता, 6 से बेचारा काफ़ी आगे चला जाएगा क्योंकि 2 पॉइंट समथिंग है ना। 2.5 का भी अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं 2.5 का तो कितना आता है जी, 6.25। तो काफ़ी आगे है ना, 6 से आगे है, मतलब 6 से 9 के बीच में है। तो 3 4 ऑप्शन तो वैसे ही चले गए, ए ऑप्शन वैसे चले गया। ऑप्शन रिजेक्शन मेथड से भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन इतना केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है कि आपको कोई फाइट नहीं करनी पड़ेगी। और ये तो मैं ये दिखा रहा हूँ कि भाई ये जब आया है सब कुछ सेटिस्फाई कर ही रहा है, तो जो हम किए हैं वो सही किए हैं, सही के अलावा कुछ नहीं किए हैं, और हमें पूरे नंबर मिलने का हक है ना। अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, एक ये क्वेश्चन होता है जिसमें बहुत स्टूडेंट फंस जाते हैं। 1 से 3 x² - 2x - 2
इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे ब्रैकेट ग्रेटेस्ट इंटीजर है और आंसर्स दिए हुए हैं, हमने लिखे नहीं हैं, है ना। चाहे तो लिख सकते हैं आंसर्स। आंसर लिखने में क्या जाता है, पहला ऑप्शन दिया है इसमें -√2 -√3 +1। दूसरा ऑप्शन है -√2 -√3 -1। तीसरा ऑप्शन है -5 का, और फोर्थ ऑप्शन जो है वो -4 का है। अब इस तरह के क्वेश्चन का अप्रोच क्या होता है, सबसे बड़ी क्वेश्चन तो ये है। तो आप ध्यान से देखिए कि जी एक फंक्शन मान लीजिए जिसमें ये लिखा है x² - 2x - 2। तो इसको हम लोग x - 1 का होल स्क्वायर -3 तो लिख ही सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर -3। ध्यान से समझिएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए, इसके कई तरीके हैं करने के। आसान बनाने के लिए एक तो है कि ग्राफ मेथड कर लें, दूसरा है कि इसको आप लिख दीजिए 1 से 3 √x - 1 का होल स्क्वायर -3 dx। हम लोगों ने ये पढ़ा है कि जो भी इंटीजर रहता है उसको बाहर फेंक देते हैं, और साथ में x - 1 को t मान लिया जाए तो dx dt हो जाएगा। तो ये जैसे ही बाहर फेंकोगे पहले, तो ये 1 से 3 हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x - 1 का होल स्क्वायर dx -3, और ये 2 हो जाएगा फाइनली। नहीं दिक्कत हो रही है तो आप 1 से 3 लिख दो dx। अब ये मैं कह रहा था कि x - 1 को t माना है आपने, तो ये लिमिट हो जाएगी 0 से 2, और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ऐसे आएगा dx माइनस, ये आपने लिख दिया 3 मल्टीप्लाइड बाई, ये कितना आया था 2, यहाँ तक पहुँच गए। अब x² 0 से 4 वेरी करेगा, तो 0 से 4, ध्यान रखना 0 से 4, 0 से 4 मतलब 0 से 1 चलेंगे, इसकी वैल्यू 0 लिख देंगे। 1 से √2 चलेंगे तो ये 1 से 2 वेरी करेगा, वैल्यू 1 लिख देंगे। यह हमने ऑलरेडी आपको बेसिक में बता रखा है। √3 चलेंगे तो इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी, और √3 से हम लोग फिर 2 चलेंगे तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे 3, और ये -6 तो चल ही रहा है। अब इसके आंसर्स लिखो, तो दिस इज़ √2 - 1, यहाँ लिखेंगे 2√3 -2√2, और यहाँ क्या लिखेंगे 6 - 3√3 -6, तो 6 तो चला गया। अब बचे कितने वो देखो, तो -√2 -√3 -1, ये है करेक्ट आंसर, विच इज़ आंसर नंबर 2। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि ये कैसे किया हमने, तो अगर बच्चों यहाँ दिक्कत होती है तो t² लिख देना, है ना, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। ये हर जगह t कर दीजिए। ये तो आप समझ ही गए होंगे कि एक प्रॉपर्टी थी कि यहाँ t x p कुछ भी लिख दें, क्या फ़र्क पड़ता है ना। एक अच्छा क्वेश्चन है, टेम्परामेंट को चेक कर रहा है कि कितने लोग पेशेंस रखते हैं, कितने लोग भूल जाते हैं। जो लोग भूल जाएंगे वो छोड़ आएंगे इस क्वेश्चन को। वैसे भी इंटीजर टाइप में नहीं, ऑप्शंस में आया हुआ है, तो कंपलसरी है सबके लिए। मेरे ख्याल से ये बेस्ट मेथड है बच्चों। जहाँ तक वेरिएबल एक जगह चिपक जाए उसको चिपका देना चाहिए, और बाकी ये अपना ग्रेटेस्ट इंटीजर का एक फार्मूला होता था ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर का फार्मूला इंटीग्रल पार्ट ऑफ x + m। अगर m इंटीजर है तो इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x + m लिखते हैं। अगर m की वैल्यू इंटीजर है, पॉजिटिव है नेगेटिव है, दैट डज नॉट मैटर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x की वैल्यू 0 होती है अगर x इंटीजर है, और -1 होती है अगर x की वैल्यू नॉन इंटीजर है। तो ये दो इंपॉर्टेंट फार्मूले बहुत रोल प्ले करते हैं इन द क्वेश्चन। तो ये ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से याद रखोगे, भूल जाओगे। देखो हमने अपनी तरफ, हाँ यहाँ पे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर इतना ये सब बवाल हुआ कैसे। तो देखो बच्चों, ऐसे सोचो कि t वेरी कर रहा है 0 से 2, t² भाई सब कहाँ से वेरी करेंगे 0 से 4। तो 0 से 4 में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। तो 1 कब आएगा, 0 कब आएगा जब t की वैल्यू 0 से 1 वेरी करे। 2 कब आएगा जब t² आपका 2 से 3 वेरी करे, मतलब t √2 से √3 वेरी करे। 1 कब आएगा जब t आपका 1 से 2 वेरी करे t²। तो t 1 से √2 हुआ ना, हम t की लिमिट रख रहे हैं।
तो इस तरह से ब्रेक करते हुए 6 कैंसिल करते हुए पता चला आंसर जो है वो -√3 -√2 -1 आ गया, और इस तरह से हमारा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। ओके, अब आप लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, द एरिया ऑफ द रीजन, ये हम लोगों को बताना है। ये y = 5x² और y = 2x² + 9, ये दोनों क्या हैं? एक पैराबोला है ओपनिंग अपवर्ड। अगर हम इसको सॉल्व कर लें 5x² = 2x² + 9 को, तो हम लोगों को 3x² की वैल्यू 9 मतलब x² 3 मतलब x√3 मिल जाएगा। ओके, तो ये दोनों पैराबोला इसका मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं बेचारे। तो एक को इस तरह से बना देते हैं और एक बेचारे को ऐसे बनाया जाए ताकि इंटरसेक्शन हो अच्छे से। आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, इस तरह से दिखा तो क्या फ़र्क पड़ता है। 1 मिनट, ऐसे नहीं दिखाते बच्चों। एक तो ये है, और एक ध्यान से देखो तो इसका जो आपका जो वर्टिसेस है वो 0,9 है, तो ये कुछ ऐसे जाएगा और ये ज़्यादा फ्लैट होगा, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो बाई सिमेट्री से आप कह सकते हो कि ये सर तो आप गया आपका √3, और ये सिमेट्रिकली -√3 आएगा। तो ये है वो एरिया। देखने में सेम नहीं लग रहा है, लेकिन x को -x से रिप्लेस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एरिया की वैल्यू हो जाएगी 2 टाइम्स ऑफ अपर माइनस लोअर कर्व। तो अपर कर्व है y = 2x² + 9 और लोअर कर्व है y = 5x²। तो अपर माइनस लोअर करोगे तो 9 - 3x² dx इंटीग्रेशन x वारी फ्रॉम रूट, बस लपेट लो यार इसको। कितना हुआ बे? 9√3 - 3√3 विच इज़ 6√3 12√3 स्क्वायर यूनिट। ओके, बताइए, ये भी स्टूडेंट गलत करके आ जाते हैं और कहते हैं कि सर आप अच्छे से रिवीजन नहीं कराए ना, अगर आप रिवीजन कराए होते तो हम फोड़ फाड़ के चले आते। ये थोड़ा सा ढंग से बनाना आप लोग। लगे बेचारा एक सिमेट्रिक है, ऐसे लग रहा है कि कुछ और ही हो गया। ओके, पहले मैंने दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए, और इस तरह से बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया जाता है। इसका मतलब y इसके ऊपर है, इसके नीचे है, तो कौन है भैया? दोनों के बीच का एरिया है। एक ये है और सिमेट्रिकली एक ये है, दोनों y लकीली सेम है, तो हम एक का निकाले हैं, डबल कर दिए हैं, बस। नहीं समझ में आया? क्यों नहीं समझ में आया भाई? क्या आप पैराबोला को सॉल्व करना नहीं जानते? जी हाँ। क्या आप इंटीग्रेशन की वैल्यू नहीं जानते? जानते हैं सर। क्या अपर माइनस लोअर कर्व करना नहीं जानते? गला फाड़ फाड़ के तो बोल रहा हूँ यार, अपर माइनस लोअर करो। जब y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे तो राइट माइनस लेफ़्ट कर देना। इसके बाद भी अगर गलत करते हो तो फिर उसके ज़िम्मेदार कौन होगा? कहोगे कि सर आप। एग्ज़ाम किसको देना है? सर आपको। वैसा नहीं करेंगे, आराम से करते हैं। और आप लिखिए अगला क्वेश्चन। तो देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। अगेन इट इज़ ए डिफरेंशियल इक्वेशन का ही क्वेश्चन है। इफ़ ए कर्व y = f(x) पासिंग थ्रू 1,2 एंड सेटिस्फाइंग x टाइम्स dy/dx प्लस y = bx⁴, तो वैल्यू ऑफ b फॉर विच इंटीग्रल 1 से 2 f(x) dx = 62/5। तो सबसे पहले हम लोग f(x) की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। तो x से डिवाइड करेंगे तो डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगा ये bx3। ये आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका हम लोगों ने तरीका पढ़ा हुआ है इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने का, e⁴ dx। तो ये हो जाएगा e⁴ x। तो फाइनली ये आ जाएगा x। तो सॉल्यूशन लिखेंगे, सॉल्यूशन इज़ y × x इक्वल टू, इसमें x से मल्टीप्लाई करोगे तो x⁴, तो bx⁴/5 प्लस c। अब ये कहाँ से पास कर रहा है? तो ये पास कर रहा है कर्व अपना 1,2 से। तो इसमें रख देते हैं, तो 1,2 रखोगे इसमें। ध्यान से देखिए, 1,2 रखेंगे, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि y की वैल्यू आ जाएगी bx⁴/5
प्लस सी बाई एक्स। अब चूँकि ये y टाइम्स डी एक्स दिया हुआ है आपको, तो y टाइम्स डी एक्स हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 से 2 लिखते हैं, 1 से 2 बी एक्स की पावर 4/5 प्लस सी बाई एक्स डी एक्स। तो ये हो जाएगा बच्चों b/5 x की पावर 5/5 सी ln x इंटीग्रेशन 1 से 2। तो ये कितना आ गया फाइनली b/25 2 की पावर 5, ये 31 हो जाएगा आपका। ध्यान से देखिए, 2 की पावर 5 होता है आपका 32 और 1 हो जाएगा 31 प्लस सी ln 2 इक्वल टू, ये वैल्यू कितनी दी हुई है तो 62/5 के। तो आप सीधे सीधे बोल सकते हैं कि सर सी की वैल्यू तो 0 आ जाएगी, है ना, और जो b है रिलेट करेंगे तो b की वैल्यू आ जाएगी 62/5 मल्टीप्लाइड बाई 25/31। तो ये 5 और ये 2, आंसर क्या आ जाएगा 10 के इक्वल। कई स्टूडेंट क्या करते हैं यहाँ पे भी c की वैल्यू निकालते हैं, तो c इन टर्म्स ऑफ b आएगा आपका। मेरा सजेशन ये है बच्चों की, और इसी को f(x) कह रहे हैं, y को, y इज़ f(x). तो हमने क्या किया है, पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला है, सॉल्यूशन निकाला और सॉल्यूशन को ही इंटीग्रेट कर दिया c के टर्म्स में ही, वैल्यू पुट किए, रिलेट किए, तो ln वाला टर्म तो है नहीं, तो वो c की वैल्यू कंफर्म 0 आएगी। आप एक बार चेक भी कर सकते हैं, c की वैल्यू 0 ही आएगी। है ना। फाइनली जैसे ये कर्व आ रहा है, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। y इक्वल टू यहाँ 10 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 4 प्लस c बाई एक्स, और ये कहाँ से पास कर रहा है तो 2, 1 से, तो 2 प्लस c, तो c की वैल्यू देखो 0 ही आ रही है। कैसे भी कन्फर्म करिए वो आएगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं आएगा। तो इसमें बस क्या करना था, आपको जो कर रहे हैं वो करते जाइए, आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप परेशान मत होइए। ओके, सब सही है ना। एक बार देख लेते हैं आंसर 10 तो सही है। तो इस तरह से हम लोगों ने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आपका 100% इज़ डन। एक अच्छा ही क्वेश्चन है क्योंकि इसमें स्टूडेंट कैलकुलेशंस में फंस सकते हैं। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है, f(x) इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन डिफाइंड एंड क्लोज इंटरवल 0 से 2 सच दैट f(x) इक्वल टू f(2 - x) फॉर ऑल x बिलोंग्स टू 0 to 2। f0 की वैल्यू 1 है, f2 e² है, 0 to 2 f(x) की वैल्यू निकालनी है। तो पहले f(x) तो निकाल लें। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है f(x) इक्वल टू f(2 - x)। अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो यह आ जाएगा f(x) इक्वल टू माइनस टाइम्स f(2 - x) प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा f(0) प्लस f(2) इक्वल टू c, और f(0) की वैल्यू कितनी है तो f(0) 1 है प्लस e²। अब आप कह सकते हो कि सर i जो है इंटीग्रेशन 0 से 2 f(x) जो दिया है बच्चों, इसको हम लोग को पता है कि 0 से 1 f(x) प्लस f(2 - x) लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी नंबर 6, आपको हमने बताया था। और ये आपने c के इक्वल लिखा है, तो ये 1 प्लस e² dx विच इज़ 1 प्लस e²। तो ये केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपने ऐसा कर दिया, और प्रॉपर्टी नंबर 6 हम बार बार बोलते हैं NCERT में, f(x) dx लिमिट हाफ करने वाली जो प्रॉपर्टी है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं f(x) लिखते हैं प्लस f(a - x) लिखते हैं। ध्यान रखना a - x। तो यही हमने किया, 0 से 1 किया, f(x) लिखा, f(2 - x) किया, और ये पता चला हम लोग को वैल्यू मालूम है। तो जब मालूम ही है, आप कह सकते हो कि c की वैल्यू आ गई है, तो यहाँ से f(x) प्लस f(2 - x) की जो वैल्यू c लिख रहे थे वो 1 प्लस e² लिखोगे ना, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 2। लेकिन यहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? पहले डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, कांस्टेंट की वैल्यू निकालने के बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाना है। अब 6 ही क्यों? क्योंकि भाई हमें f(x) प्लस f(2 - x) की वैल्यू पता है। कई स्टूडेंट क्या करते हैं, फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं, वो भी सही है अपनी जगह पे। यहाँ फोर्थ लगाइए, दोनों को ऐड करिएगा, 2i आएगा, फिर i से 2 से डिवाइड करना मत भूलिएगा।
कई स्टूडेंट 2 से नहीं डिवाइड करेंगे तो आंसर तुरंत लास्ट ऑप्शन आ जाएगा और आके सिर नोचेंगे, कहेंगे यार हम तो गलत कराए, हम तो 2 टाइम्स कराए। वैसा आप नहीं करेंगे क्योंकि आप हमारे साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं तो आप बिल्कुल पास हैं, और जब पास हैं तो आपका सिलेक्शन कंफर्म होगा, चाहे कुछ भी हो, कोई क़यामत आ जाए, आप सेलेक्ट ज़रूर होंगे और आप ज़रूर जाएंगे बहुत अच्छे इस कॉलेज में विथ गुड ब्रांच। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इफ़ एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस, एग्जाम हॉल में पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया है, कॉन्ट्रडिक्शन थोड़ा सा है उस क्वेश्चन में, एंड द नॉर्मल एंड द टेंजेंट टू द सर्किल इज़ 5,7, देन इज़ ए, देन 24 इज़। क्योंकि जो एनडीए का पेपर है उसमें एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग आंसर की दिया हुआ था, तो हमने एक्स एक्सिस ही लिख दिया, पॉजिटिव वाला कुछ और ही हो जाएगा, डायग्राम से समझ में आ जाएगा। 5 रखोगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5। सॉल्व करते हैं इसको। ये है अपना सर्किल, एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ेगा क्योंकि ओरिजिन इसके अंदर लाई कर रहा है, तो कहीं पे भी ओरिजिन ऐसे दिखा देते हैं। सेंटर 2,3 पे है, 2,3 ऐसे दिखाते हैं सेंटर को, और ये पॉइंट कहीं यहीं पे है, ये टेंजेंट है, और कह सकते हो कि ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल। अब ये पॉइंट निकालना है, ये पॉइंट देखना है कि कहाँ जाएगा, है ना, कुछ नहीं कह सकते अभी। तो ये हमने आपको आंसर बताया है बच्चों कि 5,7 दिया हो तो इस लाइन, ये नॉर्मल की इक्वेशन है, ये टेंजेंट है, कैसे निकालेंगे इन दोनों को, और वो एरिया कहाँ है, तो आप कहोगे वो एरिया ये है। क्लियर? तो हम लोग अगर ये टी निकालने और ये एन निकालने तो अपना काम बन जाएगा। ये मान लीजिए पी पॉइंट है, ये सी है, तो स्लोप ऑफ पी सी तो 4 क्या लिखेंगे 3। ओके, तो इक्वेशन ऑफ पी सी तो आप लिखोगे 4x माइनस 3y इक्वल टू 8 माइनस 9 इक्वल टू -1। तो ये जो n है बच्चों ये हो जाएगा -1/4,0। ओके, तो वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में चला गया। और टेंजेंट की इक्वेशन कैसे लिखेंगे, तो कहोगे कि सर इसका हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू 3 5 जा 15 और 7 4 जा 28। तो ये टी का कोऑर्डिनेट हो जाएगा एक्स एक्सिस पे, y 0 कर दो तो 43/3, 0। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया ए है वो आएगा 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 43/3 प्लस 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 7। एलसीएम लो तो 7/2, ये हो जाएगा 43 का 4 टाइम्स, 4 3 12, 4 4 16, 1 17, 172 प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 12। तो आपको 24 टाइम्स ए निकालना है, तो ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाइड बाई 175, तो 5 7 35, 7 5 35, 7 7 49 और 3 52, और 7 कम है 7 और 5 12, 1225। आंसर 1225 बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ तक पहुँचे कैसे, तो बच्चों ये जो सर्किल का सेंटर है और सर्किल पे लाई करने वाला जो पॉइंट है, पहले नॉर्मल की इक्वेशन लिखा, फिर टेंजेंट की इक्वेशन लिखा। क्वेश्चन ये है द एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय द एक्स एक्सिस, मतलब एक तरफ बेचारा एक्स एक्सिस है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस लेने पे क्या होगा कि हम एरिया बाउंडेड नहीं आ पाएगी, 2-3 कॉन्ट्रडिक्शन आ जाएंगे, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस दिया है। वैसे एक्चुअल पेपर में इन्होंने पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिया था। तो आपको क्या करना होगा फिर, तो आप कहोगे कि सर ये टेंजेंट की इक्वेशन लिख लो, फिर नॉर्मल की टेंजेंट की इक्वेशन t = 0 के वाले कंसेप्ट से भी लिख सकते हैं। वैसे हमने ये बताया है कि आप क्या करिए, इसका स्लोप निकालते हुए इसका स्लोप निकालिएगा, इक्वेशन लिख दीजिएगा, इसका इक्वेशन लिख दीजिएगा। तो ये आपको एब्सिसाइज चाहिए इनके, तो वो मिल गए। तो ये हो गया बेस, ये हाइट 7 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, ये ट्रायंगल का एरिया आपको 24 टाइम्स ही पूछ रहा है, तो 1225। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन स्टूडेंट लोग पता ना क्यों इस क्वेश्चन को कई लोग छोड़ के आए थे और कह रहे थे पता ना सर कुछ पल्ले ही नहीं पड़ रहा था क्या है ना। ये 24 का जो इवनिंग पेपर है ना उसमें आया था। अब आप लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन है आपका साइन थीटा साइन 2 थीटा। ऑप्शंस मैंने जानबूझ के नहीं लिखे हैं क्योंकि पूरा बोर्ड भर जाएगा। तो इसमें क्या करना है ना, इसको इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करना है। एक्चुअली ये IIT JEE 2002 का एक क्वेश्चन है इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का, उसी से इंस्पायर्ड क्वेश्चन कह सकते हो। तो इसमें करना कैसे होगा कि इसको ब्रेक करेंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाई कॉस थीटा, और बाकी सारे टर्म्स वैसे ही लिख दीजिए, साइन की पावर 6 थीटा, साइन की पावर 4 थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन की पावर 4 थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, हाफ एंगल फार्मूला। तो ये बेचारा कैंसिल आउट हो जाता है और यहीं पे आप साइन थीटा को आप टी पुट कर दीजिए, तो ये कॉस थीटा डी टी में चला जाएगा। तो ये पूरा इंटीग्रेशन बेटा ऐसे हो जाएगा, टी की पावर 6 प्लस टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 2t की पावर 4 प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6 dt। यहाँ पे t अपना साइन थीटा है। ये जेई में इस तरह का प्रॉब्लम आया हुआ है। बस इसमें ट्रिक ये होती है बच्चों कि इसका एक टी बेचारे को अंदर ले जाते हैं, क्वेश्चन ओवर। तो आप कहोगे सर ये टी की पावर 5 होगा, टी क्यूब होगा, टी होगा, अंदर ले जाओगे तो स्क्वायर की तरफ बाहर जाएगा, तो 2t की पावर ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर की तरफ आ जाएगा तो 6, 4t क्यूब, ये 3t की पावर 4 हो जाएगा ये, और ये 6t स्क्वायर। अब देखिए इसको t मानेंगे तो ये dt में एडजस्ट हो जाएगा, गेम ओवर हो चुका है वैसे। 2t की पावर 6, 3t स्क्वायर पावर 4, 6t स्क्वायर को आप मान लीजिए u या u स्क्वायर, तो आप 12 टाइम्स t की पावर 5 प्लस t की पावर 3 प्लस t की पावर t dt की वैल्यू 2u du लिखोगे। तो ये हमने u स्क्वायर माना है तो ये u बन जाएगा, और ये इसके साथ कितना बन जाएगा u du बाई 6, तो ये हो गया u क्यूब बाई 18 प्लस c 1/18 टाइम्स u क्यूब, मतलब इसकी पावर 3/2, तो 2 t की पावर 6, 3t की पावर 4 प्लस 6t स्क्वायर की पावर 3/2। अब आपको क्या करना है बच्चों, इसको पूरे को साइन के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, कॉस के फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ऑप्शन 2 साइन के फॉर्म में दिया है, 2 कॉस के फॉर्म में दिया है, तो आपको मैच कराना होगा। ए और थर्ड ऑप्शन साइन, और सब में 1/18 फैक्टर लगा रखा है। अरे ये तो सुपर स्मार्ट है सब, और सब में 3/2 भी लगा रखा है। मतलब आप सोचो बैठ के वहाँ पे घर पे, क्या बात है, इन्होंने तो एकदम बैंड बजा दी है यार। मैंने कैलकुलेशन करवा के वाट लगा देगा सब। तब इसको वही है, साइन के फॉर्म में एक बार लिखिए, एक बार कॉस के फॉर्म में लिखिए और आंसर मैच कराइए। उतना तो आप कर ही सकते हैं। अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होती है भाई। टी की वैल्यू रख देना ना, टी की वैल्यू क्या थी, साइन थीटा है, तो 1/18 टाइम्स क्या लिखेगा, 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन की पावर 4 थीटा प्लस 6 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। साइन के फॉर्म में जो आंसर दिया है वो आंसर मैच नहीं किया, तो इसका मतलब क्या है, कॉस वाला आंसर होगा। कॉस वाले में कैसे कन्वर्ट करोगे भाई, तो कहोगे कि सर कन्वर्ट करने का ये तरीका है कि सबको इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख देंगे, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख देंगे, तो 6 और 3 9 और 2 11, आंसर तुरंत मैच कर जाएगा। थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखाएंगे, आंसर तुरंत मैच करेगा बच्चों, कोई परेशानी की बात नहीं है। आप केवल कांस्टेंट से ऑप्शन को पकड़ सकते हैं। तो ये देखो इसमें कुछ है नहीं, बस ये स्टेप जो लिखा था ना वो मेन है। और ये जेई ऑलरेडी हमने कहा ना कि IIT JEE 2002 का एक प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसमें यही ट्रिक होती है कि बाहर का एक एक्स को अंदर ले जाते हैं, और जो स्क्वायर रूट है वहाँ पे JEE 2002 वाले जो क्वेश्चन में वहाँ पे mth रूट लगा हुआ है, तो m x की पावर m की तरह अंदर जाएगा। तो आप कह सकते हो कि अगर वो आपने क्वेश्चन किया हुआ है पहले से, तो फिर ये तो टाइम पास क्वेश्चन है। अब आप लिखिए नेक्स्ट। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन ये आया है, इसके ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे हैं। -1 से 1 एक्स स्क्वायर ई की पावर इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब, इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स क्यूब पे लगा है। एक्स क्यूब का ग्राफ ये बनता है,
तो 0 से 1 में वैल्यू 0 आएगी और इसमें -1 आएगी, सिंपल। तो इस इंटीग्रल को हम लोग -1 से 0 ब्रेक करेंगे, x², और ये कह रहा था मैं कि -1 आएगा dx। अब इतना तो आना चाहिए यार, और 0 से 1 के बीच में ये 0 हो जाएगा dx। सॉल्व कर लो इसको। तो ये क्या होता है 1/e, ये x³/3 होगा, 0 से -1, सॉरी -1 से 0, -1 से 0, फिर प्लस ये x³/3 हो गया, 0 से 1, 1/e माइनस ऑफ माइनस तो 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया एलसीएम 3e और ऊपर e + 1, e + 1/3e। हाँ, आंसर दिया हुआ है। अब कई स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर वो प्रॉपर्टी क्यों नहीं लगा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा ना हम लोगों को। और हम लोग ये लगा सकते हैं -1 से जो इसको 0 से 1 लिख देते, और ये x² e⁻x³ बताता हूँ, ठीक है ना, प्लस ये माइनस से तो कोई यहाँ पे फ़र्क पड़ेगा, x² e⁻, यहाँ लिखेंगे -x³ dx। अच्छा देखो, अगर x² हम लोग बाहर कर भी देते हैं तो e⁻, ये हो गया x³ प्लस e⁻−x³। तो बस हम लोगों को ये देखना होगा बच्चों कि अभी भी तो वही सिचुएशन है। आप कहोगे कि सर 0 से 1 x² लिखो, ये बेचारा e⁻0 बन जाएगा, e⁻−1 बन जाएगा, तो 1 + 1/e × 1/3, सेम आंसर आएगा, है ना। कोई एडवांटेज खास मिलेगा नहीं, लेकिन आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वैल्यू तो आपको रखनी ही पड़ेगी, जब तक नहीं रखोगे तब तक इंटीग्रेशन नहीं कर पाएंगे, तब तक हम आराम से खड़े रहेंगे, बैठे रहेंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे ख्याल से इसमें ब्रेक ही कर लिया करिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो भी जहाँ भी ब्रेक होता है उस तरह से हम लोग ब्रेक कर लेते हैं। ओके, अब आप लिखो, दोनों तरह से सेम ही आंसर लिखा था मैंने। लिखिए अगला क्वेश्चन। देखो बच्चों, इफ ए कर्व पासिंग थ्रू 0, 0 एंड स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y इज x² - 4x + y + 8 = x - 2, देन दिस कर्व आल्सो पासिंग थ्रू द पॉइंट। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है dy/dx, इतना हम लोग बचपन से जानते हैं। और इसमें बस क्या करिए x - 2 का होल स्क्वायर प्लस ये आप क्या लिख सकते हैं x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 2, y + 4 लिखोगे ना, होल डिवाइडेड बाई x - 2। देखो ध्यान से, यहाँ तक चलेगा, चलेगा ना। सही है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमने ट्रिक बताया था बच्चों कि x - 2 को आप कैपिटल X, y + 4 को आप कैपिटल Y लिख दीजिए, तो ये हो जाएगा D⁻Y/D⁻X। ये आप लिखेंगे x² + y/x, तो ये हो जाएगा D⁻Y/D⁻X - y/x = x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्योंकि लीनियर है तो e⁻−1/x dx, तो ये 1/x हो जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। सॉल्यूशन इज़ y × 1/x = x + c। x की वैल्यू पहले y की वैल्यू रख दो, तो y + 4/x - 2 = x - 2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। अब ये जी ओरिजिन से पास हो रहा है, तो वी गेट -2 = -2 + c, तो c की वैल्यू 0 मिल गई। तो हैंस y + 4 की जो वैल्यू है वो x - 2 का होल स्क्वायर के इक्वल है, तो y = x² - 4x हो गया। अब ये x × x - 4, तो ये आप कह सकते हो कि x की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो y आ जाता है 5 × 1, मतलब ये x की वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 × 1, तो कहाँ से 5, 5 से पास कर रहा है क्या ये?
कहाँ से पास कर रहे हैं भाई ये? हाँ 5,5 से पास कर रहे हैं। तो आप कह सकते हो इट पासेस थ्रू, नहीं हम कैलकुलेशन देख रहे थे कि कोई गड़बड़ तो नहीं कर दिया। 5,5 क्योंकि 5,5 इस पर लाई कर रहा है, 25 - 20 हो गया 5, 5,5 लाइज ऑन द कर्व, क्योंकि x की वैल्यू अगर 4 रखेंगे तो y 0 आ जाएगा। तो ये बेचारे तो वैसे ही चले गए। x की वैल्यू अगर 5 रखेंगे तो y 5 आ रहा है, तो ये सही है, ये गलत है। बस यही किया गया है बच्चों इसमें, और ये हम लोग बहुत आराम से किए हैं, है ना। ये परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं क्योंकि x - 2 है, तो यहाँ पे भी x - 2 का परफेक्ट स्क्वायर दिख रहा था, और उसके बाद y 2 लीनियर कम्बिनेशंस आए हैं, तो XY कैपिटल XY में मान लीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करिए, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अगेन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो बैंड बजा रखी है, हमेशा वही क्वेश्चन आते रहते हैं और इसके बाद भी हम नहीं करते रहते हैं। अभी अगले अटैम्प्ट में क्या होगा, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और हमारी बैंड बजेगी, फिर हम कहेंगे कि क्या किए। तो आप लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अब इसको इंटीग्रेट करना है। हम लोग एक लॉगरिथम में प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, ये उसी पे बेस्ड है। a की पावर log ऑफ b टू द बेस a की वैल्यू b होती है। तो आप इसको यहाँ ले जा सकते हैं और इसको आसानी से 2x का होल क्यूब लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको यहाँ ले जा सकते हैं और 5 टाइम्स 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, अपॉन ये आप x की पावर 4 लिख सकते हो। यहाँ पे आप 5x क्यूब लिख सकते हो और -7x स्क्वायर लिख सकते हो। तो आपको एहसास होगा कि यार ये x स्क्वायर तो गायब हो गया बेचारा। तो ये 2 की पावर 3 मतलब 8, देखते जाना, x क्यूब, x स्क्वायर को तो गायब कर दिया तो ये x हो गया, और ये 5 4 जा 20 टाइम्स x स्क्वायर, ये तो उड़ चुका है, अपॉन यहाँ से x स्क्वायर को उड़ाएंगे तो कितना होगा। आप कहोगे सर x स्क्वायर को उड़ा दोगे तो आपका x स्क्वायर बचेगा, यहाँ 5x बचेगा, और क्या बचेगा भाई, यहाँ -7 dx, ये लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। इतना केक वॉक टाइप का क्वेश्चन है कि अब पूछो मत। x स्क्वायर प्लस 5x - 7 को हम लोग t मानेंगे, तो ये 2x प्लस 5 टाइम्स dx की वैल्यू dt हो जाएगी, और यहाँ से आप 4 को बाहर लगाओ ना, अपने आप काम आया बन जाएगा। तो फिर 4 टाइम्स dt अपॉन t लिखा हुआ है, तो ये 4 ln t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c होगा। 4 ln t की वैल्यू रख दो यार, x स्क्वायर प्लस 5x - 7 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। ये आपको सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है, मैं चारों ऑप्शंस नहीं लिखे हैं, लेकिन इसमें ये था कि आप यहाँ से यहाँ लिख पाते हैं कि नहीं। जिस स्टूडेंट ने लिखा होगा वो 100% सही कर लिया होगा। अब कहेंगे लॉग क्या जेईई मेन के सिलेबस में है? अरे भाई बेसिक मैथमेटिक्स तो है ना, बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 जिस अलजेब्रा सेक्शन करते हैं, और बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 जिसमें ज्योमेट्री सेक्शन हम कोऑर्डिनेट में कवर कर लेते हैं, तो वो तो अपने सिलेबस में है ही। आ गया तो कौन सी बुरी बात है, जान लोगे क्या बच्चे की, बस ध्यान रखना इसको। अब कई स्टूडेंट वो भी ध्यान नहीं रखेंगे, कहेंगे सर ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, ये प्रॉपर्टी कहाँ से है, यहाँ दिया करेंगे। वो सब नहीं करना है, आपको इस पे फोकस रखना है और ऐसे क्वेश्चंस को फोड़ फाड़ के आना है। ओके, डरना नहीं है। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन लिख रखा है बोर्ड पे। आई एन की आपके पास वैल्यूज़ हैं, आई एन π/4 से π/2 है, cot ऑफ x टू दी पावर 2n, cot ऑफ x टू दी पावर n, और आपके पास 4 ऑप्शन है, i2 i4 i3 i5 i4 i6 को रिलेट किया गया है। तो आप कहोगे यार आप भी रिलेट ही कर लो, i ऑफ n+1 को n+2 से, तो ये π/4 तो π/2 होगा। एक बार लिखोगे cot ऑफ x की पावर n और एक बार n+2, तो n कॉमन आएगा और ये 1 प्लस कोस, cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर x हो जाएगा। अब आप क्या करिए, cot x को t मान लीजिए, cot x को मान लीजिए t, तो आपका ये π/4 वाली वैल्यू 1 मिलेगी और ये वैल्यू 0 मिल जाएगी। ये t की पावर n बनेगा, लेकिन ये आपकी -dt हो जाएगी वैल्यू, तो ये हो जाएगा 1/n+1। तो अगर मैं कहूँ कि i2 + i4 की वैल्यू बता दे यार, तो आप कहेगा 1/3। i3 + i5 की वैल्यू बता दे यार, तो 1/4, और i4 + i6 की वैल्यू बता दे यार, तो ये 1/5। तो इनके रेसिप्रोकल्स करेंगे तो 1 3 4 5 क्या है, एपी में है,
तो इनके रेसिप्रोकल्स AP में होंगे, तो GP वाला ऑप्शन रिजेक्ट हो गया, AP वाला करेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया, ये भी रिजेक्ट हो गया। मतलब इसमें कुछ करना नहीं था, आपको IN और IN+2 को रिलेट करना था, आप हर वैल्यूज़ को निकालें और उससे डील करें। याद रखिएगा लिमिट की वैल्यू π/4 से π/2 है। कई स्टूडेंट 0 से π/4 लिख देते हैं और उसमें गड़बड़ हो जाता है। वैसे अगर क्वेश्चन tan में रहता तो 0 से π/4 वाला पार्ट होता, tan ऑफ x की पावर n। और हम लोगों ने एक्चुअल में तो tan वाला ही किया है, JEE मेन वाला स्मार्टली डील किए हैं, उन्होंने कॉट कर लगा दिया, लेकिन बच्चे कर ही लेंगे। 1/, करके आता है, जो रिवाइज़ किए होंगे वो तो डेफिनेटली सही किए होंगे। तो इसमें क्या लॉजिक लगाया बताओ? कहोगे सर ये IN की वैल्यू दी थी तो IN और IN+2 का समेसन किया आपने, cot x को t माना और ये 1/n+1 आ गया। सभी वैल्यूज़ को निकाला तो 3, 4, 5 आपके AP में है, रेसिप्रोकल करने पे AP में आ रहा है तो आंसर 1 हो गया। अगर डायरेक्टली AP में आता तो आंसर 3rd कर देते, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं। मतलब ये अगर बात करें तो I2 + I4 I3 + I5 I4 + I6 ये क्या है, HP फॉर्म कर रहे हैं, है ना। और इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है 1/n n/n+1 का होल स्क्वायर n/n+2 का होल स्क्वायर n/2n-1 का होल स्क्वायर। आप जो भी ये वैल्यू समेसन की आती है लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखिए, सिमेट्री मेंटेन करने के लिए सिग्मा लगाइए, और ये n/n+1 तो n/n+r लिख दो होल स्क्वायर। r की वैल्यू 0 से n-1 तक वेरी करा दो। देखो 0 रखोगे तो n/n स्क्वायर 1/n आएगा, 1 रखेंगे तो 1/n+1 का होल स्क्वायर, 2 रखेंगे तो n/n+2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके सारे मैच कर जाएंगे। जब r की वैल्यू n-1 रखेंगे तो n+n-1 2n-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हमने आपको ये सिखाया था कि 1/n पहले बाहर करेंगे, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी आप 1/n को बाहर कर दीजिए, तो आप कहोगे सर ये जो n स्क्वायर बनने जा रहा है n+r का होल स्क्वायर। अब चाहो तो n स्क्वायर यहाँ से बाहर करके कैंसिल आउट कर दो, तो एकदम पेशेंस मार के बेचा कैलकुलेशन करो। r वेरी फ्रॉम 0 to n-1, ये 1/1 + r/n का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ये हो गया आपका। अब हम लोग चलेंगे इंटीग्रेशन के पास, r/n को x रखेंगे। अब आते हैं लिमिट की लड़ाई, तो 0 पे वैल्यू 0, ऊपर वैल्यू 1, तो ये वैल्यू होती है -1/1 + x, वैल्यू 0 से 1 है, तो जब 1 रखेंगे तो -1/2, जब 0 रखेंगे तो -1, तो 1 - 1/2 इज़ 1/2। ध्यान रखना कई स्टूडेंट 3/2 आंसर कर देते हैं और इन्होंने वैसे सेट नहीं किया है ऑप्शन। आंसर इज 1/2। तो ये क्या था, डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम, डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम। ये उसी से रिलेटेड प्रॉब्लम है और ये बहुत आसानी से आपके साथ सॉल्व हो जाता है ना, बहुत अच्छे से सॉल्व हो गया। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है, इफ द कर्व सेटिस्फाई द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। इन लाइनों को सॉल्व कर लेते हैं तभी हम कर पाएंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन के तो बाद में देखेंगे, पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x - 1/3 y एलिमिनेट कर रहा हूँ, तो ये 8 - 3x/2, तो ये हो गया 4x - 2 = 24 - 9x, 13x = 26, तो x की वैल्यू 2 आ रही है और y की वैल्यू 2 × 2 = 4 - 1, 3/3 1, y की वैल्यू 1 मिल रही है। तो 2, 1 से लाइन पास हो रही हैं, मतलब अपना कर्व भी 2, 1 से पास करा देंगे। अब डी की बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन देखो बेटा, तो ये 2x y² dx और इसको इधर ले जाते हैं तो y dx, या कैसे भी लिख दो, क्या फ़र्क पड़ता है। इधर ले जाकर लिखेंगे तो y dx - x dy लिखेंगे। इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन में y² से डिवाइड कर दीजिए, इंटीग्रेट कर दीजिए इसको 2x dx, और इसको आप लिख सकते हैं d ऑफ x/y। इंटीग्रेट कर दो तो ये x² = x/y प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, है ना। यहाँ तक पहुँच गए। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये 2, 1 से पास कर रहा है, पासिस थ्रू 2, 1, तो 2x की वैल्यू 4,
इधर 2 + c, तो c की वैल्यू 2 मिल गई। तो ये कर्व मिल गया x² = x/y + 2। तो y की वैल्यू मिल गई x/(x² - 2)। अब y ऑफ x इसको कहा जा रहा है, तो y ऑफ 1 निकालते हैं, तो 1/1 - 1। तो मॉड्यूलस ऑफ y ऑफ 1 निकालेंगे तो ये 1 आएगा। और आंसर कहाँ है? आंसर इज़ 1। इंटीजर टाइप में आया हुआ था, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप कहना चाहिए, नॉट इंटीजर टाइप। तो इसमें क्या है, इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन से हमने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। हो सकता है ये किसी और भी मेथड से हो, वो हमने ध्यान नहीं दिया है। dy/dx करके हमारे ख्याल से लीनियर या रेड्यूसिबल टू लीनियर से भी हो जाएगा, लेकिन इंटीग्रेबल कॉम्बिनेशन जो पहले क्लिक कर गया निपटाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है। स्नैपशॉट ले लिए, मुझे मालूम है ये सब क्वेश्चन तुम लोग छोड़ के आए होगे, लेकिन इसके बाद भी मैं करा रहा हूँ। वो इसलिए करा रहा हूँ कि आगे के अटैम्प्ट आपके व्यर्थ न जाएँ, है ना। और लिखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखो बच्चों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। -2 से 2 3x² - 3x - 6, इसकी वैल्यू इंटीग्रेट करनी है। आप 3 कॉमन लेंगे तो x² - x - 2 आएगा। साइन इसकी बनाएंगे x - 2 x + 1 आएगा। आपको -2 से 2 चलना था, और आपका ये साइन स्कीम कहाँ से कहाँ तक चेंज हो रहा है भाई? तो एक -1 है और एक 2 है, ऐसे बनाओगे। ये -2 किधर है? इधर है। तो एक ये है, दूसरा ये, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसको। तो -2 से जब हम -1 चले तो पॉजिटिव देखें, पॉजिटिव में साइन को पॉजिटिवली ब्रेक कर दिया, और -1 से 2 चल दिए, नेगेटिवली ब्रेक कर दिए, तो -3x² + 3x + 6 लिख दिया। अब ये इंटीग्रेशन करना है बेटा, तो ये x³ होता है -3x² - 2 -6। आप चाहो तो 3 कॉमन ले सकते हो, यह आपकी चॉइस है। -x³ + 3x² / 2, बस वो कैलकुलेशंस का ध्यान रखना। 6x -1 से 2। तो ये -1 जब रखेंगे तो -1 -3/2 +6 हो जाएगा। ये जब -2 रखोगे तो -8, और ये कितना हो जाएगा? +4/4, 4 3 12 बटा 2 6 होगा। और ये -2 रखोगे तो +6 12 हो जाएगा। अब यहाँ हम 2 रख रहे हैं तो -8, और ये हो जाएगा आपका कितना? 6 और 6 दूनी 12। जब -1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -1 नहीं +1 हो जाएगा ना, +1। और ये 3/2 ही आएगा, और ये कितना हो जाएगा? -1 पे -6। अभी थोड़ा पेशेंस मार के कैलकुलेशंस करना होगा। तो ये 5 - 3/2, ये प्लस हो गए ना, कितने हुए भाई? -2 थे, +2 हो गए। ये कौन थे? तो 18, 12 6 18 10 हो गए। अगले कौन है? तो अगले हैं आपके -3/2 + 5 - 3/2। तो देखो ये 5 10 15 तो 17 5 22 -3 कितना आ गया? 19। कैलकुलेशंस का बेटा ध्यान रखना, अदरवाइज फंस सकते हो। अच्छे से करिए। इसमें हमने क्या किया है? देखो मॉड को पहले ब्रेक किया है 3 कॉमन लेकर, x² - x - 6। तो 3 कॉमन लोगे तो x² - x - 2, इसको फैक्टराइज कर दिया। -1 और 2 पे साइन स्कीम चेंज कर रहा था तो इससे बनाया, लेकिन अपने को इंटीग्रेट -2 से +2 चलना है। तब -2 से -1 चलेंगे, मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक करेंगे, और -1 से 2 चलेंगे, मॉड को नेगेटिवली ब्रेक करेंगे, और सिंपल इंटीग्रेशन का ये क्वेश्चन हो गया, नथिंग एल्स। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे इसको। अब इसमें तो देखो बेटा पेशेंस से कैलकुलेशंस करना है, ये तो आपको बचपन से सिखाया जाता है कि इसमें माइनस साइन का प्लस साइन का ध्यान रखिए। अब आप लिखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है। सबसे पहले तो इस इंटीग्रल भाई साहब को निपटाएंगे, उसके बाद सिग्मा दौड़ाएंगे और इसका आंसर निकालेंगे। तो इंटीग्रल है n-1 से n e की पावर, इसको फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं dx। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड होता है 1, तो इसको 0 से 1 लिखा जा सकता है, और 0 से 1 में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू x होती है। आप चाहे तो बारी बारी से करो। फिर 0 से 1
इसको ई की पावर एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स रखो। आप कहोगे 0 से 1 में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू 0 होती है, तो ये आ जाएगा ई माइनस 1। तो आपका जो समेसन दौड़ाना था जिसमें आपने ये वैल्यू लिख रखी थी n = 1 से 100 और जो भी ये ताम झाम है, ये आपका बेचारा ई माइनस 1 आ गया। ई माइनस 1 इज ए कॉन्स्टेंट नंबर विच इज़ मल्टीप्लाइड बाई 100, गेम इज़ ओवर, विच इज़ फाइनली 100 टाइम्स ई माइनस 1। लेकिन इतना बेटा क्यों कर रहे हैं? एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना यार, n टाइम्स टी से n टाइम्स टी प्लस ए रहे, या ऐसे कह सकते हो कि m टाइम्स टी से n टाइम्स टी रहे। f ऑफ एक्स डी एक्स, अगर f का पीरियड t है तो n माइनस m टाइम्स, हम लोग 0 से t f ऑफ एक्स डी एक्स लिखते हैं ना, ये उसी पे बेस्ड है। तो देखो बच्चों, इस तरह से हम लोगों ने 25 और 26 के क्वेश्चंस किए, 25, 24 फेब और 25 फेब के क्वेश्चन किए। 26 फेब के भी क्वेश्चंस हैं, वो बहुत सारे हैं। तो देख ही रहे हैं इंटीग्रल कैलकुलस में हम लोग जितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सब कहीं ना कहीं आए हुए क्वेश्चंस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट और आपसे गुजारिश ये है बच्चों कि आप आराम से करो, कोई जल्दीबाजी मत करो, चेहरे पे मत जाओ। हमारा काम है, हमारा कमिटमेंट है कि हम किसी तरीके से आपका कोर्स पूरा करेंगे, बहुत अच्छे से अपना बेस्ट देंगे, थके रहें या कुछ भी रहें, हम जो एफिशिएंसी है वो अब करेंगे। थोड़ा एनर्जेटिक नहीं लग रहे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, और अच्छे से करते रहो। फिर जल्दी मिलते हैं। हैव ए ग्रेट डे।